एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ इम्प्रूव नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर मिस्टेक, ठीक है, अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करिए और फिर उसके आगे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को एक्सेप्टेंस में ही नहीं लाएंगे कि हमारी गलती है ये, तब तक हम उसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सो वी आर डीलिंग विद चारवाक। चारवाक के अंदर थ्योरी ऑफ नॉलेज हमने पढ़ लिया था। थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर हमने देखा है कि दो चीजें हमने पढ़ी है, एक तो परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने ये बताया था, रिफ्यूटेशन ऑफ अदर सोर्स ऑफ नॉलेज, जैसे कि इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी, जिसके अंदर कंपैरिजन और टेस्टिमनी को तो उन्होंने परसेप्शन ही प्रूव करने की कोशिश करी थी, ठीक है, और इन्फ्रेंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उन्होंने रिजेक्ट करने का कोशिश किया था। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज मेटाफिजिक्स ऑफ चारवाका। चारवाका की मेटाफिजिक्स पढ़कर हमने ट्रांसकेंडेंटल एंटिटीज जो है उनको रिफ्यूट करने की कोशिश करी है, जैसे गॉड, इटर्नल सोल एंड गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। इस कंसेप्ट को हमने रिजेक्ट करने की कोशिश करी थी, तो रिजेक्शन ऑफ ट्रांसकेंडेंटल एंटिटी, राइट। दिस वन मोर कंसेप्ट दैट इज नोन एज हिडोनिज्म, और जिसको अपन बोलते हैं एथिक्स ऑफ चारवाक, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि चारवाक के भी कोई एथिक्स हो सकते हैं क्या, राइट। तो यस, चारवाक का एथिक्स ये है कि देयर इज नो एथिक्स, ठीक है। चारवाक विल से लाइक दैट कि माय एथिक्स इज दैट कि देयर इज नो एथिक्स। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एथिक्स ऑफ द चारवाक। चारवाक एथिक्स ये है कि देयर इज नो एथिक्स इन द सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या चीज है वो अपन इसके अंदर आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। बट बिफोर दैट, एनी डाउट्स रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर यू शुड लेट मी नो so that I can clear that doubt, right? If there is no, we will continue, right? सो अब हम पढ़ रहे हैं एथिक्स ऑफ चारवाक। तो चारवाक का एथिक्स क्या होगा कि भाई चारवाक के भी एथिक्स है। चारवाक का एथिक्स क्या है? चारवाक चारवाक देखो, एथिक्स क्या होता है? एथिक्स इज सम concepts और सम मोरल वैल्यूज दैट वन फॉलोज, ठीक है, जो एक फॉलो करता है। अब चारवाक की मोरल वैल्यू यही है कि देयर इज नो एथिक्स इन द सिस्टम, ठीक है, नो एथिकल सोसाइटी शुड बी देयर, कि जो गुड एथिक्स होते हैं दैट शुड नॉट बी देयर इन द सोसाइटी, राइट। ये चारवाक का खुद का एथिक्स है, ठीक है। तो कभी भी एथिक्स ऑफ चारवाक आता है तो ये मत समझना कि चारवाक की कोई अच्छी बात हम लिख रहे हैं इसके अंदर। वही बात जो चारवाक बोल रहा है, जो चारवाक मान रहा है, जो चारवाक ने इनकलकेट करना चाहता है सोसाइटी के अंदर, एक तरह से एथिकल नॉर्म्स बनाना चाहता है, उसको ही हम एथिक्स ऑफ द चारवाक बोलते हैं, राइट। सो दिस इज द एथिक्स ऑफ द चारवाक कि यावत जीवत सुखम जीवत, ठीक है, कि जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है, तुमको सुख से जीना जब तक तुमको जीना है। ऋणम कृत्वा घृतम पीवत, ठीक है, ये चारवाक का दर्शन है, ये चारवाक का एथिक्स है, यही एथिकल सिस्टम है इस वर्ल्ड के अंदर। चारवाक बोलेगा, अब देखिए मेरे को समझाना इजी हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज चारवाक ऐसे बोलेगा कि व्हेन चारवाक इज सेइंग देह आत्मवाद, ठीक है, देह आत्मावाद जब चारवाक बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इटर्नल सोल को नहीं मान रहा है। और इटर्नल सोल को अगर चारवाक नहीं मानता है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, चारवाक इज नॉट कंसीडरिंग व्हाट, चारवाक इज नॉट कंसीडरिंग योर एथिक्स इन द सोसाइटी। और चारवाक इज रिफ्यूटिंग व्हाट, चारवाक इज रिफ्यूटिंग योर चारवाक इज रिफ्यूटिंग योर वेरी बेसिक थिंग इन द सोसाइटी, दैट इज कर्मा थ्योरी। और कर्मा थ्योरी को रिफ्यूट कर दोगे तो कोई इथिक्स है ही नहीं, किसी को डर लगेगा ही नहीं, सब गलत ही काम करके आएंगे और अनएथिकल पाथ के ऊपर लेकर जाएगा चारवाक सोसाइटी को। दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे सोल इज नॉट इटर्नल। सोल इटर्नल नहीं होता तो कर्मा थ्योरी कैसे रिफ्यूट होती है, बिकॉज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ देन, और रीबर्थ नहीं होगा तो कर्मा थ्योरी कैसे रिफ्यूट होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो चारवाका का कहना यह है कि भाई देहात्मवाद थ्योरी से हम लेकर आए कि चारवाक का जो एथिक्स है दैट इज अनएथिकल सोसाइटी, with this will lead towards a unethical society, right। एक तो देहात्मवाद से अपन ने समझा, ठीक है, एक हमने संघातवाद से हमने समझा। संघातवाद से अगर हम ये बोल देंगे कि गॉड इज नॉट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो नोबडी इज गोइंग टू रेस्पेक्ट द गॉड, ठीक है, गॉड को कोई मानेगा ही नहीं, और गॉड को मान नहीं रहा तो देयर विल बी नो एथिक्स इन द सोसाइटी, ठीक है, एथिक्स सोसाइटी होगा नहीं। तो चारवाक विल से लाइक दैट गॉड इज नॉट द सस्टेनर ऑफ दिस वर्ल्ड, गॉड इज नॉट द सस्टेनर ऑफ द एथिक्स। So those who believe that God is a sustainer of ethics, they are not following the right path, ठीक है, according to चारवाक। अच्छा, चारवाक का क्या सिस्टम था ये हम समझे, चारवाक ऐसा बोल क्यों रहा है ये हम समझे, क्यों चारवाक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से लड़ना चाह रहा है ये भी हम समझे। हम डिटेल के अंदर चारवाक को मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर हम इसके अंदर समझ चुके हैं, राइट। सो हमने ये सब चीजें इसके अंदर देख लिया है चारवाक के अंदर। अब हमको इसके कुछ पॉइंट्स, हमको एक और पॉइंट हम इसके अंदर समझेंगे। देखिए, इंडियन फिलोसफी जो होता है वो ऐसा बोलता है, कोई भी एक पर्सनैलिटी होगा, कोई भी पर्सन होगा जिसके अंदर 100% इसका डेवलपमेंट हो गया होगा, तो उस पर्सन के अंदर है ना 100% डेवलपमेंट के लिए उस पर्सन के अंदर देयर शुड बी 4 पुरुषार्थ,
पुरुषार्थ होने चाहिए, 4 पुरुषार्थ होने चाहिए। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अर्थ, आपने भी सुना होगा, धर्म, काम, मोक्ष। ठीक है, इंडियन फिलोसफी ये बोलती है देयर शुड बी 4 पुरुषार्थ इन द सिस्टम। एक पर्सनालिटी की 100% डेवलपमेंट के लिए देन ओनली दिस पर्सन कैन बी सेड एज ए डेवलप्ड पर्सन। जब क्या होगा, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इसका एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अर्थ भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, मोक्ष भी होना चाहिए। अगर अर्थ और काम होगा, अर्थ मतलब क्या है? पैसे से है, मटेरियल लाइफ, मटेरियलिज्म, जैसे गाड़ियां होना, पैसे होना, दिस इज नोन एज व्हाट? अर्थ। ठीक है, काम का मतलब क्या है? फिजिकल प्लेजर होना। ठीक है, दैट इज नोन एज काम। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब यह है कि आप एथिक्स होना चाहिए आपके अंदर। और मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष की तरफ प्राप्ति के लिए आप क्या करना चाहिए? आपको वर्क करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन फिलोसफी कभी भी ऐसे नहीं कहती कि भाई तुम जाकर क्या करो, सन्यास ले लो और जंगलों में रहो और सन्यास ले लो और फिर वहां से तुम क्या करो, पूरी लाइफ को ड्राइव का रिनंसिएशन कर दो। ठीक है, पूरा त्याग कर दो, पूरा सेक्रीफाइस कर दो, अपने घर को छोड़कर आ जाओ, घर परिवार सबको छोड़ दिया और फिर जाकर कहीं जंगल में रह रहे हो। तो इंडियन फिलोसफी विल नॉट से लाइक दैट। इंडियन फिलोसफी विल से लाइक दैट कि अर्थ और काम करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अर्थ और काम, इकोनॉमिक्स जनरेट करो, काम जनरेट, फिजिकल प्लेजर लो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तुम्हारे अंदर देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। But what is wrong is that when you are doing it without dharma and moksha, समझ रहे? Without ethics, when you are doing it, without dharma or moksha, you are doing it, then earth and calm is not a right thing. तो क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर? देखिए, इंडियन फिलोसफी क्या कहना चाह रही है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और दिस यू कैन राइट इन द एथिक्स पेपर आल्सो। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट एंड दिस यू कैन राइट इन द एथिक्स पेपर आल्सो, राइट? सो इंडियन फिलोसफी, व्हाट इंडियन फिलोसफी वांट टू से यू इज दैट कि देखिए कि एक पर्सन होता है ना, एक इंडिविजुअल, उसके अंदर 4 चीजें होती हैं: अर्थ, धर्म, काम एंड मोक्ष। ठीक है, मोक्ष का मतलब क्या है कि हमको इस संसार से लिबरेट होना है। ये तुम्हारे अंदर टेंडेंसी हो लिबरेट होने की। ऐसा नहीं कि तुम अगले जन्म में भी संसार में आओ और फिर से रह जाओ, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। तुमको मोक्ष के लिए करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति इस कैन बी सेड एज अ स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट के बारे में अपने जानो, स्पिरिट के बारे में जानो, अपनी सोल के बारे में जानो। दैट इज व्हाट, दैट इज द मोक्ष। एक बार जब तुम जान जाओगे, जब तुम हर चीज को जान जाओगे अपनी स्पिरिट के बारे में, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको मोक्ष कहा जाएगा, राइट? तो अब यहाँ पर देखिए, अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब इकोनॉमिक्स से अपन ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब मटेरियल थिंग्स। ठीक है, मटेरियल थिंग्स जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास मनी होना चाहिए, आपका घर होना चाहिए अच्छा सा, ठीक है, आपका कार होनी चाहिए आपके पास। ये सब आप अगर कर रहे हो, अगर आपके अंदर ये है टेंडेंसी, तो दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट वन। बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग धर्म एंड मोक्ष, देन दिस विल impartial, this is a partial thought. ठीक है, if you have calm in you, ठीक है, फिजिकल प्लेजर अगर आपको चाहिए तो दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, दैट इज ट्रू नेचुरल। बट विदाउट धर्म और मोक्ष, इफ यू आर डूइंग दिस वन, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। दैट इज द इंडियन थॉट। ठीक है, ये इंडियन फिलोसफी का थॉट है। देन देयर विल बी द प्रॉब्लम, ये इंडियन फिलोसफी बोलती है। तो एक पर्सन के अंदर सब कुछ होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए एंड मोक्ष भी होना चाहिए। then only then that person can be said as a fully developed person, और उसकी पर्सनालिटी होगा fully developed पर्सनालिटी उसके अंदर मानी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये है चारवाक का, चारवाक सॉरी, ये इंडियन फिलोसफी का थॉट है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा चारवाक इसमें से क्या सारे फॉलो कर रहे हैं? क्या क्या फॉलो कर रहे हैं चारवाक इसके अंदर से? एनीबॉडी? अर्थ एंड काम, अर्थ एंड काम है ना, राइट? अर्थ और काम फॉलो कर रहा है। तो अर्थ एंड काम फॉलो कर रहा है, तो चारवाक का जो थॉट हो गया, मटेरियलिज्म का थॉट हो गया। ठीक है, देखो, 2 कंपोनेंट है इसके अंदर, ये समझो कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, एक है मटेरियलिज्म। देयर आर 2 कंपोनेंट्स, एक मटेरियलिज्म है, एक स्पिरिचुअलिज्म है। मटेरियलिज्म के अंदर अर्थ और काम आ रहा है बच्चों। स्पिरिचुअलिज्म के अंदर क्या आ रहा है? धर्म एंड मोक्ष। हमारी इंडियन फिलोसफी क्या चाहती है कि दोनों हो, स्पिरिचुअलिज्म भी हो और मटेरियलिज्म भी हो।
This is very important concept. You can write in the essays also, you can write in the ethics paper also. That is going to be very very important, right? तो पुरुषार्थ जो होते हैं वो धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम के अंदर होते हैं, और जो ये है स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म को मिलाकर होना चाहिए पुरुषार्थ, ये हमारी इंडियन फिलोसफी कहती है, ठीक है। अब इंडियन फिलोसफी का ये जो थॉट है इसको चारवाक नहीं मानता। चारवाक कहेगा कि नहीं, मैं सिर्फ मटेरियलिज्म करूंगा, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए स्पिरिचुअलिज्म डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए एथिक्स मैटर नहीं करते हैं, आई विल गो फॉर द मटेरियलिज्म ओनली। दैट्स व्हाई चारवाक का जो थॉट है दैट इज व्हाट, दैट विल बी पार्शियल थॉट। अब पार्शियल थॉट है ना, तो ये इसकी एपिस्टेमोलॉजी में भी झलकेगा, ठीक है, इसकी मेटाफिजिक्स में भी झलकेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। एपिस्टेमोलॉजी में कैसे करेगा कि जब चारवाक बात करता है, तो देखो अगर हम बात करें चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी के अंदर एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, तो परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। हो गया ना पार्शियल, एक ही डायमेंशन में सोच रहा है, सिर्फ परसेप्शन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, पार्शियल हो गया। समझ में आ रहा है? जब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, इसकी मेटाफिजिक्स के अंदर देखो देह आत्मावाद है। देह आत्मावाद के अंदर क्या बोल रहा है ये कि जैसे संघातवाद देखते हैं, पहले संघातवाद के अंदर क्या बोल रहा है, स्पेस और टाइम को इंक्लूड नहीं कर रहा। हो गया ना पार्शियल, जो उसको दिख रहा है वो ही कर रहा है, बस अपना एक इसने माइंडसेट बना लिया। क्यों? क्योंकि देखो हर जगह अगर आपने कहीं एक थ्योरी को पकड़ लिया ना फिलोसफी के अंदर, जैसे चारवाक की फिलोसफी हमने एथिक्स वाले पॉइंट के अंदर या फिर मेटेरियलिज्म के पॉइंट के अंदर देखा कि चारवाक की फिलोसफी जो है ना वो क्या कर रही है, पार्शियल हो रही है, वो थोड़ी सी है ना बायस्ड फिलोसफी दिख रही है। तो यहाँ पर भी बायस्ड होगा, आप उसको एपिस्टेमोलॉजी में भी देखेंगे तो भी वो बायस्ड ही दिखेगा, आप मेटाफिजिक्स में देखेंगे तो भी वो बायस्ड ही दिख रहा है। समझ रहा है? जैसे कि अर्थ फायर एयर वाटर से मिलाकर बना दिया इन्होंने बॉडी को, स्पेस और टाइम लिया नहीं, ठीक है, तो ये पार्शियल थॉट हो गया। इसके अंदर इन्होंने रिफ्यूट कर दिया किसको, कॉन्शियसनेस को इन्होंने अनकॉन्शियस सब्सटेंस से ही बना लिया, तो ये भी पार्शियल थॉट हो गया। तो जो लाइन ऑफ थॉट होगा वो तो सेम ही रहेगा, वेदर इट इज एपिस्टेमोलॉजी, वेदर इट इज मेटाफिजिक्स और वेदर इट इज मटेरियलिज्म। आपको यहाँ बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ चारवाक इज फॉलोइंग द 50% रूल। अब ये जैसे मैं बोल रहा हूँ 50% रूल, ये ऐसे लिखना नहीं है कॉपी के अंदर, कॉपी में वो ही लिखना है जो मैंने आपको स्लाइड्स में लिखा है, ठीक है, पर आपको समझाने के लिए मेरे को नए नए डायमेंशंस में बात करनी पड़ती है। तो चारवाक इज फॉलोइंग ओनली 50% रूल का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म को फॉलो कर रहा है। चारवाक इज नॉट फॉलोइंग द स्पिरिचुअलिज्म, एंड हियर चारवाक इज डूइंग नॉट हियर चारवाक इज मेकिंग हिज ओन फिलॉसफी पार्शियल। तो जब चारवाक बोलेंगे कि यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जियो सुख से जियो, दैट इज राइट। बट जब वो सेकंड लाइन बोल देंगे कि ऋणम कर्तव्य घृतम पिबत, भाई ऋणम मत करो, आप एथिकल वर्क करो। ऋण करके तो मतलब आपने लोन ले लिए और लोन को फिर चुका नहीं रहे आप, उसके ऊपर तुम मजे कर रहे हो लोन के ऊपर, जैसे विजय माल्या कर रहे हैं। तो चारवाक विल से देख कि भाई जब तक जियो सुख से जियो, दैट इज राइट। इंडियन फिलोसफी विल से दैट कि अर्थ और काम इसके अंदर आ गया, पहली लाइन के अंदर अर्थ और काम आ गया, तो दैट इज वेरी राइट, डू इट। किसने मना करा है? बट ये थोड़ी ना तुम किसी और का पैसा लेकर फिर मजे कर रहे हो, दैट इज नॉट राइट। तो व्हाट इंडियन फिलोसफी वांट टू से यू दैट कि जब तक जियो सुख से जियो, और उसके लिए जो तुम कमा रहे हो वो एथिक्स से कमाओ, then it is right, then it is okay for the Indian philosophy। और मोक्ष का ध्यान रखो, लिबरेशन का ध्यान रखो, करप्शन मत करो, मींस शुड बी गुड, ठीक है। तो देखिए एक हम यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं कि देयर इज थ्योरी, एक होता है मींस की थ्योरी और एक एंड का थ्योरी, मींस एंड एंड, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा। मींस का मतलब क्या है, तरीका, जिस तरीके से आपको एंड चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपको, जैसे हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं हमारी, ये मैंने कई बार अन अकेडमी में पढ़ाया भी हुआ है आपको। फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस वांट आजादी, ठीक है, फ्रीडम चाहते थे सुभाष चंद्र बोस, और गांधी भी वांट आजादी, फ्रीडम चाहते थे। बट गांधी का तरीका क्या था? गांधी का तरीका ये था नॉन वायलेंस, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का तरीका क्या था? सुभाष चंद्र बोस का तरीका था वट एवर मीन्स रिक्वायर्ड वी शुड गेट द फ्रीडम। तो गांधी अपने मीन्स के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। गांधी विल से लाइक दैट कि नॉन वायलेंस, ब्रह्मचर्य, असत्य, सत्य, ठीक है, ये एक्यूमुलेशन, ये सब चीजें हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम हमारे मीन्स के साथ समझौता नहीं करेंगे।
सुभाष चंद्र बोस विल से सर मींस कुछ भी हमको फ्रीडम चाहिए, अभी अंग्रेज परेशान है, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, लेट्स स्ट्राइक and strike when the iron is hot and we should strike on the britishers. ठीक है, whatever mean from whatever mean, अगर इसमें मेरे को जर्मनी का भी साथ लेना पड़ेगा तो आई डोंट हेजिटेट कि वो फासिज्म होगा जर्मनी पर, अगर मेरे को उसका साथ देना होगा, जापान का साथ लेना होगा तो मैं लूंगा। तो यहाँ पर मीन्स को फॉलो नहीं किया जाता, समझ में आ रहा है? तो कुछ एक लाइन ऑफ थॉट होता है, ठीक है, जो बोलता है, जो आप कभी इथिक्स के अंदर पढ़ेंगे, राइट, तो मीन्स आर ऑलवेज राइट। ये होता है कि अगर मीन्स सही होंगे तो एंड अपने आप राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंड क्या है? एंड अगर हम देखें चारवाका का एंड है यावत जीवत सुखम जीवत, सुख से जियो। सुख से जीने के लिए इंडियन फिलॉसफी भी मना नहीं कर रहा, तुम सुख से जी लो, बट व्हेन यू आर डूइंग व्हाट, व्हेन यू आर डूइंग इलीगल थ्रू इलीगल मींस, व्हेन यू आर डूइंग दिस वन, देन दिस इज नॉट राइट। इलीगल मींस मत अप्लाई करो, ये बोलेंगे भाई देखो इलीगल मींस आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, राइट। तो यावत जीवत सुखम जीवत इज गुड थिंग, ठीक है, दैट यू कैन डू, बट ऋणम कृत्वा घृतम पिबत इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो ये हमने इसके अंदर देखा कि यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पिबत, इसके अंदर हमने देखा है कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थॉट है दैट हैज बीन व्हाट, वो इसके अंदर फॉलो नहीं हो रहा है, इंडियन फिलोसॉफी का जो थॉट है वो उसके अंदर फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। तो एनी डाउट इन दिस वन? अभी तक कोई डाउट है? No, एनीबॉडी? sir. एनीबॉडी कैन आस्क मी इफ एनी डाउट इज देयर। चलिए, तो देखो चारवा का कंसेप्ट अब हम पढ़ेंगे, इथिक्स ऑफ चारवा का, इसको अपन हेडोनिज्म भी बोलते हैं। हेडोनिज्म क्या होता है ये समझ लीजिए। हेडोनिज्म का मतलब ये होता है, हेडोनिज्म का मतलब है एक्सट्रीम प्लेजर, एक्सट्रीम प्लेजर। अब यहाँ पे एक वर्ड है प्लेजर और एक वर्ड होता है हैप्पीनेस। कैन एनीबॉडी लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस? एनीबॉडी इन द क्लास? प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर प्लेजर में जो है सिर्फ बॉडी की हैप्पीनेस देखी, मतलब बॉडी की देखी जाती है, और हैप्पीनेस में बॉडी प्लस सोल दोनों की। अच्छा, हैप्पीनेस के अंदर बॉडी और सोल दोनों की देखी जाती है। और कोई? एनीबॉडी एल्स? सर प्लेजर जो होता है वो एक मोमेंट के लिए होता है, और जो हैप्पीनेस होता है वो इटर्नल होता है। दैट इज परमानेंट एंड इटर्नल। वेरी गुड। और कोई? जैसे कि ये जो उन्होंने बोला है ना, प्लेजर जो होता है मूवमेंट के लिए होता है, वो क्यों होता है ये भी समझ लो, क्योंकि ये सारे थॉट्स है ना तुमको बहुत काम आने वाले हैं एथिक्स के पेपर में भी और तुम्हारे ये फिलोसॉफी के पेपर में भी, राइट। तो ये समझो कि अब एक थोड़ा सा ये फिलोसफिकल जाएंगे अपन इसके अंदर। ये समझो कि मान लो कि आपके पास एक कार है, ठीक है, और ये आपकी ड्रीम कार थी, आपको चलानी थी, ये ड्रीम कार थी, आपको मिल गई किसी दिन ये, ठीक है। तो जब आप इसको चला रहे हो सीट पर बैठ के, तो यू आर फीलिंग द प्लेजर। प्लेजर विल कम फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट ओनली, मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मटेरियल ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपको चाहिए, मैटर के अंदर कोई भी चीज चाहिए और वो आपको मिल जाती है, तो वो जो आपकी वो जो चीज होगी दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट इज प्लेजर। एंड व्हाई इट इज नॉट हैप्पीनेस, व्हाई इट इज प्लेजर, आई विल लेट यू नो। जस्ट ये समझिए कि आप कार ड्राइव कर रहे थे एंड आफ्टर सम टाइम आपका कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और जो वो कार होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट योर प्लेजर विल नॉट बी देयर विद यू। अब तुम्हारा प्लेजर क्या हो गया? प्लेजर तो तुम्हारा चेंज हो गया, अब तो तुम्हारा अलग ही तरह का तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे अंदर अलग ही तरह का शौक उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। कितनी अच्छी कार थी, इतना दिनों बाद मिली थी, मैं चला भी रहा था, एवरीथिंग वाज वेरी ओके, सामने पिलर आ गया, इससे बढ़िया मैं, ठीक है। तो ये जो था ना, दैट इज फॉर अ मोमेंट। व्हाई दैट इज फॉर मोमेंट? बिकॉज द अटैचमेंट इज विद द नॉट परमानेंट थिंग, नॉन परमानेंट थिंग। अटैचमेंट जो तुम्हारा हुआ है ना, वो नॉन परमानेंट थिंग से हुआ है, ये खुद परमानेंट नहीं है, तो इसके साथ जो अटैच खुशी क्यों आई थी? कार के कारण। अब कार ही परमानेंट नहीं है तो खुशी कैसे परमानेंट हो सकती है? प्लेजर कम्स विद द कार, ड्राइविंग कार, अगर तुम अपनी ड्रीम कार चला रहे हो तब तुम्हारा प्लेजर रहता है, बट वो चीज ही खुद ही क्या है, खुद ही परमानेंट नहीं है, तो आपकी खुशी कैसे परमानेंट होती है, हो सकती है? तो ये यहाँ पर ये थॉट आता है कि भाई प्लेजर का मतलब ये है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट से जब आप इंटरेक्ट करते हैं
और जो आपको खुशी मिलती है दैट इज प्लेजर, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नॉन परमानेंट इन इट्स नेचर। वन डे और अनदर दैट खुशी विल नॉट बी देयर विद यू, ठीक है, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच यू आर गेटिंग द प्लेजर इज नॉट देयर, क्योंकि ये परमानेंट तो है नहीं, कार को एक दिन खत्म होना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो आप इसको कार को चलाते चलाते आप बोर भी तो हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं यार दूसरा मॉडल चाहिए, तो ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। अगर एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी कार चेंज करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। एक बार आपकी वो कार ड्रीम कार होती है पर वो चेंज हो जाती है, क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज द मटेरियल ऑब्जेक्ट। If you get attached with the material object, any material object, then what will happen? Then your pleasure will not be permanent, ठीक है। तो फिर हम ऐसे बोलते हैं कि यार तो फिर खुश कैसे रहें, हम अपने संसार के अंदर खुश कैसे रहें? तो संसार में खुश रहने का तरीका ये है कि उस चीज से अटैच करो अपने आप को जो कि परमानेंट है। और अगर तुम उस चीज से अपने आप को अटैच करोगे परमानेंट चीज से, देन इट विल नोन एज योर हैप्पीनेस। जब जो आएगा वो होगा हैप्पीनेस, एंड इट विल बी इटर्नल थिंग। ये इटर्नल होगा, ये 100% हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसके अंदर ये नहीं होगा कि थोड़े दिनों बाद आपके प्लेजर जो है, हैप्पीनेस जो है वो चली गई, ऐसा नहीं होगा। हैप्पीनेस विल रिमेन फॉरएवर। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? तो प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में देयर इज डिफरेंस, एंड इथिक्स के अंदर दिस कंसेप्ट कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज, ठीक है। मल्टीपल वेज के अंदर आंसर के अंदर तुमको जैसे कि स्टडीज में फंसाने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारा ये था, तुम्हारा एक गोल था, वो तुमको अचीव हो गया तुम्हारा वो गोल, बट तुमने करप्ट मीन्स यूज करे हैं उसके लिए, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज होती है, ठीक है। कभी एथिक्स पढ़ाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इसके अंदर यूज किए जाते हैं ये कंसेप्ट, ठीक है। तो एक तो हमने आज कंसेप्ट पढ़ा, एक इंडियन फिलोसफी का कंसेप्ट हमने पढ़ा, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और एक हमने कंसेप्ट पढ़ा प्लेजर। तो ये बताएं चारवाक की फिलोसफी में प्लेजर वर्सेस हैप्पीनेस, ये पढ़ा अपन ने। हैप्पीनेस आएगा कि प्लेजर आएगा? ऑब्वियसली प्लेजर विल बी देयर, ठीक है। चारवाक विल से दैट कि मटेरियल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करो, पर मटेरियल ऑब्जेक्ट तो भाई परमानेंट नहीं है। हमने इससे मान लो इससे बहुत मेरे को अटैचमेंट हो गया, कल के दिन ये टूट जाता है एक मार्कर, तो आई विल बी इन सॉरो, मैं दुख के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है, बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो दुखी होने का रीजन क्या है? दुखी होने का रीजन ये है कि व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद अ ऑब्जेक्ट which is not permanent, this object can a living being also, ठीक है। आप ये ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग भी होता है। देखिए कभी कभार जैसे आपने देखा होगा आपकी लाइफ के अंदर, या फिर ये देखा होगा आपने कि आपके फ्रेंड सर्कल में या खुद की लाइफ के अंदर कि यू आर गेटिंग अटैच विद सम पर्सन, ठीक है। आप किसी अटैचमेंट हो रहा है किसी एक पर्सन से, बट वो अटैचमेंट थोड़े 1-2 साल बाद फिर वो बहुत कम हो जाता है, और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ये पर्सन जो है आपकी स्पेस के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है और बड़ा ही पॉजिटिव हो रहा है, या फिर इस तरह से आपको इस तरह से करने लग जाते हैं फिर, और आप इसको रिजेक्ट करने लगेंगे। वाई? एट ए टाइम, एक टाइम पर, एक समय पर आपने क्या करा था? आपने इस पर्सन को तो बहुत प्यार करा था, ठीक है, और आप यू कैन नॉट लिव विद दैट विदाउट दैट पर्सन। ऐसा क्यों हुआ? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन चेंज हो रहा है ना, दिन प्रतिदिन ये पर्सन चेंज हो रहा है। तो जो पर्सन से आपने अटैचमेंट करा था वो तो ये है ही नहीं, वो तो रहा ही नहीं है 2 साल बाद, वो तो चेंज हो गया। तो दैट्स व्हाई द थिंग इज दैट कि यू आर, अब क्या होगा फिर जहां पर ब्रेकअप वाला केस आता है, तो ब्रेकअप के अंदर क्या होता है फिर आपका बहुत ही ज्यादा सौरो दुख, ये सब चीजें आती है। क्यों आ रही है? बिकॉज आपने पहली स्टेप ही गलत करी कि यू आर इंटरेक्टिंग विद अ ह्यूमन बीइंग। दैट इज नॉट राइट, बिकॉज ह्यूमन बीइंग कीप्स चेंजिंग, ठीक है। आप भी बदल रहे हैं, ये भी बदल रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट द हैप्पीनेस, दिस इज द प्लेजर, एंड एट सम टाइम प्लेजर हैज टू बी वेनिश्ड, और ये जब खत्म होता है तो आपको दुख होता है। तो व्हेन चार्वाक इज सेइंग कि यावत जीवत सुखम जीवत, हो ही नहीं सकता जब तक जो सुख से जी ही नहीं सकते। अगर तुम्हारी फिलॉसफी फॉलो करें हमने तो सुख से हम जी ही नहीं सकते, बिकॉज यावत जीवत सुखम जीवत, यहाँ पे सुख का मतलब है प्लेजर, एंड प्लेजर इज नॉट परमानेंट। ऋण करके घी पी लेंगे तो भी क्या है, हम सुख से नहीं जी पाएंगे, बिकॉज सुख क्या है? सुख इज समथिंग मोर, वो हैप्पीनेस के अंदर आता है आपका। दैट इज नॉट इन द प्लेजर, दैट विल कम इन द हैप्पीनेस। तो व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद when you are interacting with the what, when you are interacting with a group, you are interacting with a permanent thing or non permanent thing, then one day or another
your happiness, your pleasure will not be there, pleasure will get vanished, and at that time you are in a very very sorrow condition, या फिर दुख की कंडीशन, सोरोनेस की कंडीशन आपके अंदर आएगी। तो हर फिलॉसफी के अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमको डिटैचमेंट के लिए बोला गया है। अगर आप बुद्ध का थॉट देखेंगे तो बुद्ध का थॉट तो कंप्लीटली डिटैचमेंट के थ्रू अपन को बोला गया है कि कंप्लीटली डिटैचमेंट आपको करना होगा, देन ओनली योर दुख विल नॉट बी देयर, राइट। इस तरह से हम आगे चलकर हम बहुत सारे थॉट्स पढ़ेंगे, उसमें ये चीजें बार बार आएंगी, तो मैंने आज इसको आपको अच्छे से समझा दिया है चारवाक को यूज करके। तो चारवाक देखिए यहाँ पे जो एक्सट्रीम प्लेजर आपको लिखना है, यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं लिखना है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ड्स से पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, लिख कुछ और है इसका मतलब। अगर मान लो आप यहाँ पे हैप्पीनेस लिख देते ना, तो ये बिल्कुल अलग ही मीनिंग हो जाता। हेडोनिज्म एंड हैप्पीनेस दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। हेडोनिज्म विल लीड्स टुवर्ड्स द प्लेजर, नॉट द हैप्पीनेस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड first of all, right? So the thing is that कि चारवाक का concept of hedonism means extreme pleasure with whatever means required। कोई भी तरीका हो सकता है अब इसके अंदर आप तुम बैंक लूट के भी कर सकते हो, तुम लोन लेकर भी कर सकते हो, कोई भी तरीका हो सकता है। चारवाक बोलता है कि बस तुमको क्या करना है, तुमको मटेरियलिज्म फॉलो करना है और खुश रहना है। It is because of this reason Charvaka ethics is called as hedonism, the theory that pleasure is the highest goal. Pleasure is the highest goal, not the happiness। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस आपको इसके अंदर पता रहना चाहिए। इन इस थ्योरी ऑफ देहात्मवाद में भी उन्होंने ऐसे बोला है कि सोल इज नॉट परमानेंट, सोल परमानेंट नहीं है, सो देयर इज नो कर्मा थ्योरी, कोई कर्मा थ्योरी नहीं है। हेंस दिस वर्ल्ड इज नो, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो एथिकल सिस्टम इज रिक्वायर्ड, कोई एथिकल सिस्टम रिक्वायर्ड है नहीं इस वर्ल्ड के अंदर। जो तुम एथिक्स के पीछे भाग रहे हो, उस एथिक्स के पीछे मत भागो, ठीक है। ये चारवाकों को करना पड़ा बिकॉज द सिस्टम एट द टाइम, ठीक है, सिस्टम जो था, सोसाइटी का सिस्टम बोल लीजिए, इकोनॉमिक सिस्टम जो बोल लीजिए, वो सारा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहा था, ठीक है, वो सारा रिचुअलिज्म की तरफ जा रहा था रहता, ठीक है। रिचुअलिज्म की तरफ जाने के कारण क्या था कि चारवाक को उससे बाहर निकाल कर लाना, तो पैरेलल थॉट लेकर आना। देखो इंडियन फिलॉसफी ये भी तो कह के गई है ना कि अर्थ और काम को भी इंपॉर्टेंस दो। उस वक्त सोसाइटी क्या कर रही थी, सिर्फ मोक्ष और धर्म को इंपॉर्टेंस दे रही थी, अर्थ और काम के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। ऐसी सोसाइटी हो गई थी चारवाक के टाइम पर, ठीक है, मोक्ष और धर्म, और इससे फिर मिसयूज हो रहा है इनका, इससे फिर ये डोगमास के अंदर, सुपरस्टिशन के अंदर, इसके अंदर फंसे जा रहे हैं। तो चारवाक विल से दैट कि इसके पैरेलल में कोई थॉट लेकर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज दिस पीपल तो क्या करेंगे, पीपल यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है, मोक्ष और धर्म के अंदर रह जाएंगे और कहीं से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे इस चीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके पैरेलल एक थॉट लेकर आना ही पड़ेगा, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। चारवाक ने बोला ये होना ही पड़ेगा, और इस थॉट को इन्होंने क्या बोला, इस थॉट का, ये तो स्पिरिचुअलिज्म का थॉट हो गया, ये जो होगा वो मटेरियलिज्म लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। प्लस की अगर जितना प्लस पावरफुल है उतना माइनस पावरफुल होगा, तभी जाकर क्या होगा, तभी जाकर न्यूट्रलिटी आएगी सोसाइटी के अंदर, समझे। तो जब लोग मटेरियलिज्म की तरफ जाने लग गए, मान लो चारवाक के थॉट को ये लोग मानने लग गए और मटेरियलिज्म की तरफ जाने लग गए, और मटेरियलिज्म के पास जाकर भी इनको पता चलेगा कि भाई सुख तो यहाँ पर भी नहीं है, तो एक एक्सट्रीम में चले गए, यहाँ पर भी सुख नहीं था, स्पिरिचुअलिज्म में यहाँ पर भी सुख नहीं है। तो इनको समझ में आएगी कि भैया देखो हमको क्या करना है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों ही रखना है अपनी सोसाइटी में। ना काम और मोक्ष के अंदर, ना अर्थ और काम के अंदर सुख है, ना धर्म और मोक्ष के अंदर सुख है। तो करें तो क्या करें, हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों को क्या करना पड़ेगा, इन चारों को अपन को इसको इसके अंदर समझना होगा, इन चारों के अंदर हमको समझना होगा, राइट। So is this thought clear, everyone? Please let me know. Yes, sir. And this is Yes, very sir. very important thought. ये बहुत important thought है जो कि आपके लिए multiple time आप use कर सकते हैं, in the essay writing also, in the ethics also, in the GS papers में भी आप use कर सकते हैं, कहाँ पर, society के अंदर, right? तो ये जो concept है, कुछ concept ऐसे होते हैं जो हर जगह fit हो जाते हैं, ठीक है। आपको पढ़ना एक concept है, आप लिख सकते हो सब papers के अंदर, सारे पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ऐसे राइटिंग सब के अंदर लिख सकते हो। तो उन कंसेप्ट को तो आपको अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, अदरवाइज आप फिर क्या होता है, देखो इंटरलिंकिंग समझो कि इंटरलिंकिंग कैसे करना चाहिए हमको सब्जेक्ट। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हाउ यू हैव टू लिंक द पॉलिटी विद द सोसाइटी। अदरवाइज अगर आपने अपने दिमाग के अंदर, मान लीजिए दिस इज योर ब्रेन, और इसमें आपने एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दिया एक पॉलिटी का, एक जैसे कंप्यूटर के अंदर अपन हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं फोल्डर बनाकर, ठीक है, पॉलिटी का बना दिया, एक आईआर का बना दिया आपने,
अब IR वाला इधर नहीं जा रहा है, आपने बिल्कुल हार्ड इसके अंदर वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाया, ठीक है, एक आपने ज्योग्राफी का बनाया। अब जब तक आप अगर ऐसा बनाते रहेंगे ना तो आपको एक तो बहुत पढ़ना पड़ जाएगा और पढ़ने के बावजूद आपके मार्क्स नहीं आएंगे। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है इंटरलिंकिंग का ट्रिक, ठीक है। तो इंटरलिंकिंग का मतलब क्या है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, आप इसको इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं, इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं, इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं, और इसके कंसेप्ट है वो इसके अंदर यूज कर रहे हैं, इन सबके कंसेप्ट। तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इंटरलिंकिंग। कि जहां पे भी पढ़ो उसको अपना देखिए, अपना माइंड जो है वो आपको ब्रॉड बनाना ही पड़ेगा। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। अगर सिविल सर्वेंट बस एक ही डायमेंशन में सोचेगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि सोसाइटी इज टू डाइवर्स। सोसाइटी तो बहुत डाइवर्स है, अगर सिविल सर्वेंट एक ही डायमेंशन में सोचेगा तो कुछ नहीं होगा। उसका मल्टीपल डायमेंशन आना चाहिए। उसको आना चाहिए कि इंटरलिंकिंग कैसे की जाती है, कि एक एक उसके पास रिसोर्स एक है, उसको किस तरह से यूटिलाइज करा जाए डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर। दैट ही शुड नो, देन ओनली ही कैन do the justice with the society, and they want this from your side, right? So back to our topic. In his theory of Deha Atmavad, he stated that soul is not permanent, soul permanent नहीं, so there is no karma theory. Hence in this world no ethical system is required. कोई ethics नहीं है सिस्टम के अंदर, कोई ethical system नहीं चाहिए हमारे वर्ल्ड के अंदर, right? He only considered earth and calm. This is important line. This he only considered earth and calm, but did not consider धर्म and मोक्ष, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहीं पर इसकी थ्योरी जो होगी वो पार्शियल थ्योरी हो जाएगी। इसकी थ्योरी विल लीड्स टुवर्ड्स द मटेरियलिज्म। व्हाट वी नीड इज दैट, हमको क्या फॉर्मूला चाहिए? मटेरियलिज्म प्लस स्पिरिचुअलिज्म हमको चाहिए। बट इनकी फिलॉसफी से तो हमको सिर्फ मटेरियलिज्म मिल रहा है। इट मींस दैट ही ओनली कंसिडर मटेरियलिज्म एंड रिजेक्ट स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म को। दिस मेड हिज थ्योरी पार्शियल, इनकम्प्लीट, अनएथिकल एंड लीड्स सोसाइटी टुवर्ड्स रॉन्ग पाथ। हेंस चारवाकास थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इसलिए चारवाका की थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस दे आर सेइंग, राइट? तो दे आर शोइंग दैट कि इनकी थ्योरी जो है एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म है। Spiritualism ka component is not there. That's why his theory is not what? Is not acceptable. His theory is partial, incomplete theory that you have to write in the examination. ठीक है? So this is what? This is the part of the चारवाका that is known as hedonism. ये अपन ने hedonism पढ़ लिया और ये अपन ने ethics of चारवाका भी पढ़ लिया, ठीक है? तो बैक टू, अगर हम सिलेबस चले हमारे, तो सिलेबस में कहीं एथिक्स वाला कंपोनेंट है नहीं, बट दे आर आस्किंग दिस वन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब देखो कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर लिख नहीं रखे, बट वो वेरी अंडरस्टूड है कि अगर आप चार वक्त पढ़ लिए हैं तो आपको आना चाहिए कंसेप्ट। अगर आप जैन जैसे मल्टीकल्चरिज्म यहाँ पे कहीं नहीं है, इसमें सिर्फ तीन चीजें, थ्योरी ऑफ रियलिटी, सप्तभंगी न्याय एंड बॉन्डेज एंड लिबरेशन। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मल्टीकल्चरिज्म पर ये थॉट है ना भाई। ये अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा, फिर इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये तो मतलब तुमने रट लिए ये सब चीजें, ठीक है। तो व्हेन यू आर नॉट डीलिंग विद दिस वन, अब इसमें कहीं भी इसके अंदर वो नहीं बताया गया है कि बुद्ध का जो डिटैचमेंट का थॉट वो बताओ आप, ठीक है। बट फिर भी वो तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो कंप्लीटली अंडरस्टूड है कि वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये थीम नहीं पढ़ाई जाती है इंस्टीट्यूट के अंदर, सिर्फ ये बताया जाता है कि देखो ये टॉपिक्स हैं, इसको अपन ने तुमको समझा दिया, दैट्स आवर वर्क इज डन, ठीक है। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इसके कारण, ठीक है। तो आपको कंक्लूजन में ये दिखाना है। अब देखो आप समझ गए, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ गए, बट आपको दिखाना भी था एग्जामिनर को। तो कंक्लूजन के अंदर आपको फिलोसफी के पेपर में फिलोसफिकल थॉट डालना होगा कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। अब एक लाइन और ऐड करोगे कंक्लूजन के अंदर कि उसकी थ्योरी जो है पार्शियल, इनकम्प्लीट और अनएथिकल थ्योरी है, ठीक है। जो भी इस तरह से, अभी हम चार वाक को पढ़े हैं, अभी हमने इसकी पोजीशन थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है। अभी हम आगे चलकर और भी चीजें पढ़ेंगे चार वाक के अंदर, ठीक है। बट यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर आज हम चार वाकों को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो एक लास्ट क्वेश्चन था एथिक्स ऑफ चारवाका, आई थिंक बुकलेट के अंदर, वो भी आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। एंड who are the students who have not written a single answer? अभी तक किसी ने एक भी आंसर नहीं लिखा है, वो कौन स्टूडेंट है? प्लीज लेट मी नो। Anybody in the class who has not written a single answer? सबने लिख दिए हैं क्या आंसर? चलिए,
तो अभी हमने ये देखा है कि सबने नहीं लिखे हैं वैसे, बट ठीक है फिर भी चलिए। तो अब हमने ये देखा है कि चार्वाका के सारे टॉपिक्स हमने कर लिए, बट एक कॉजेशन थ्योरी मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि वो अपनी बची हुई है, वो मैंने नोट्स में आपको दे दिए हैं, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट वन आफ्टर दैट सांख्य फिलोसॉफी। सांख्य फिलोसॉफी के बाद मैं आपको इसको बताऊंगा, राइट। तो अब देखिए इसके अंदर थ्योरी ऑफ नॉलेज रिडक्शन। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी भेज दिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन है, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट आल्सो, ठीक है। आप देखेंगे वो क्वेश्चन जो है दैट आर सिमिलर क्वेश्चन दैट आर मेंशन्ड इन योर बुकलेट, और कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े से घुमाकर पूछने लग गया यूपीएससी, पर सब कुछ आपके कंटेंट में से आ जाएगा, सब कुछ आपके पीपीटीज के अंदर से ही सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको देखो क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 150 वर्ड्स के अंदर या फिर 250 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो इस 250 वर्ड्स, अब आपके पास नॉलेज तो इतनी सारी हो जाएगी भाई, 150 वर्ड में कैसे लिखें, तो एक बिल्कुल इतना आपको आंसर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर, कि आपका जो क्वेश्चन होगा, जो आंसर आपका आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका आंसर जो हो वो 150 वर्ड्स के अंदर या 250 वर्ड्स के अंदर, जो 200 वर्ड्स के अंदर जो भी पूछा जाता है आपसे, वैसे आपको इसके अंदर लिख देना है आंसर, ठीक है। तो ये होगा आंसर प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कंक्लूजन मिस कर रहे हैं, कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, कंक्लूजन नहीं लिख रहे हैं। तो चार्वाक का कंक्लूजन बहुत इजी है कि यू हैव टू क्रिटिसाइज द चार्वाक, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ चार्वाक, वेदर द क्वेश्चन इज आस्क्ड एक्सप्लेन, वेदर द क्वेश्चन इज आस्क्ड डिस्कस, एनालाइज, कुछ भी पूछा जाए, कंक्लूजन बहुत इजी रहता है चार्वाक का, आपको क्रिटिसिज्म करना है। और क्रिटिसिज्म के अंदर जो सारे पॉइंट बताए ना, वो सारे पॉइंट लिखो। कुछ बच्चे कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं लिख रहे, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स लिखो, ठीक है। और स्लाइड्स को बार बार पढ़ते रहो। देखो ये तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सोच कर देखो, हिस्ट्री का अगर ऑप्शनल होता है या फिर पीएसआईआर का ऑप्शनल होता है या फिर होता, तो आपको किताबें पढ़नी पड़ती है। यहाँ पर तुमको किताबें नहीं पढ़नी पड़ रही है, यहाँ पे सिर्फ तुमको समझना पड़ रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फिलोसफी, ठीक है। इसमें कोई आपको बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ आपको ये चीजें समझना है। ज्योग्राफी के अंदर तो किताबें ही इतनी सारी हैं कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलोसफी में बट ये है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो तुम कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, फिलोसफी के साथ अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ट्राई टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, अदर सब्जेक्ट, राइट। कुछ ही और सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो। फिलोसफी इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू, राइट। तो ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। Sir, what should be the limit of conclusion, sir? Conclusion should be 4-5 lines should be conclusion. 4-5 lines होने चाहिए conclusion के अंदर। But sir, if we explain, if we criticize in detail, तो it will be more lines. नहीं, अगर आप बार बार उसको कंसाइज करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी इन 4-5 लाइन के अंदर वो चीज हो जाएगा। तो सर बॉडी पार्ट में बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। देखो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि बॉडी पार्ट के अंदर भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो और फिर उसको कंक्लूजन को 2 लाइन के अंदर ये खत्म कर सकते हो कि हेंस, इस तरह से हम देखते हैं कि चार्वाका की फिलॉसफी दैट इज अनएथिकल और इम्पार्शियल, इस तरह से है, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि आपने जैसे कंसेप्ट बताया फिर आपने क्रिटिसाइज कर दिया, कंसेप्ट बताया फिर क्रिटिसाइज कर दिया, कंसेप्ट बताया फिर क्रिटिसाइज कर दिया, फिर कंक्लूड, ये भी एक तरीका है, ये भी आप सर कर सकते हैं। आपने कल जो पेपर भेजा था उसमें क्वेश्चन था, उसमें क्रिटिकली इवेल्युएट था, तो क्रिटिकली में तो अपन क्रिटिसाइज बॉडी पार्ट में करते हैं, तो फिर कंक्लूजन में हाँ, क्या लिखे होते हैं? कंक्लूजन के अंदर फिर आपको 2 लाइन के अंदर लिखना पड़ेगा, दस वी कैन सी दैट चार्वाका थ्योरी का इम्पार्शियल है, इम्पार्शियल और इस तरह की चीजें हैं चार्वाका थ्योरी की, ये आपको फिर लिखना होगा इसके कंक्लूजन के अंदर। बॉडी पार्ट में भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। बट आपको कंसेप्ट लिख के फिर क्रिटिसाइज करना है, फिर कंक्लूजन को 1 लाइन के अंदर या फिर 2 लाइन के अंदर कंक्लूजन को ऑफ कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप धीरे धीरे जब आप करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपकी जो क्वेश्चन जो आपका अभी जो आप 10 लाइन में लिख रहे हो वो आप 4 या 5 लाइन में लिख पाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो अब अपन जैनिज्म स्टार्ट करते हैं। चार्वाका के अंदर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जैनिज्म अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक टॉपिक सोचकर देखिए, एक टॉपिक आपका 2-3 दिन के अंदर खत्म हो गया और विद द आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग के साथ वो 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर खत्म हो गया है, ठीक है। बिकॉज 1 डे तो अपन ने पूरा फिलोसफी समझने के अंदर भी लिया था, ठीक है। तो ऐसा ही है फिलोसफी का सब्जेक्ट, पर अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर ये दिक्कत हो जाता है आपको, राइट। तो नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद द जैनिज्म, और इफ यू लुक एट द सिलेबस और थीम ऑफ द जैनिज्म देन इट इज मल्टीकल्चरिज्म। देखो यहाँ पर देख रहे हो थीम मल्टीकल्चरिज्म, तो हमको ये मल्टीकल्चरिज्म समझना होगा, व्हाट इज मल्टीकल्चरिज्म, ठीक है। और उसको किस तरह से इसकी एपिस्टेमोलॉजी से रिलेट करें,
और इसको किस तरह से एपिस्टेमोलॉजी को फिर मेटाफिजिक्स के अंदर अप्लाई करा जाए। ठीक है, मेटाफिजिक्स के अंदर किस तरह से मेटाफिजिक्स को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, ये हमको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड। तो कंसेप्ट समझो कि हम जैनिज्म के अंदर पढ़ रहे क्या है, हम जैनिज्म के अंदर मल्टीकल्चरिज्म का थॉट पढ़ रहे हैं। ये मल्टीकल्चरिज्म का थॉट क्यों आया सिस्टम के अंदर, एक तो ये अपन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमको ये समझ में आना चाहिए मल्टीकल्चरिज्म को हम एपिस्टेमोलॉजी से कैसे लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझना आना चाहिए, मल्टीकल्चरिज्म को किस तरह से मेटाफिजिक्स से लिंक कर पा रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका है शादवाद, जैसे आपका है सप्तभंगी न्याय, ये आपकी एपिस्टेमोलॉजी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज हो जाएगी किसकी, चारवाक जैन की थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये आपका एपिस्टेमोलॉजी पार्ट होगा। इसके अंदर परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन। इसके थ्रू क्या होगा, शादवाद और सप्तभंगी न्याय के थ्रू क्या होगा, अपन क्या करेंगे, मेटाफिजिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज मेटाफिजिक्स, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स के अंदर वही होगा, गॉड, सोल, वर्ल्ड, ये अपन इसके अंदर देखेंगे व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ये हम डिटेल के अंदर इसके अंदर ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैनिज्म के अंदर हम बात करते हैं, तो जैनिज्म के थॉट को हम समझते हैं, क्या कहना चाहता है जैनिज्म का थॉट। आपको पता है कि जब आपका ब्राह्मणिज्म एक पॉइंट पर पहुंच जाएगा जिसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म विल कन्वर्टेड इनटू द रिचुअलिज्म, then this heterodox thought will come in the picture, and one of the prominent thought is Jainism। ठीक है, जिसके प्रोपाउंडर हम बोल सकते हैं, देखिए तीर्थंकर्स होते हैं इसके अंदर, तो तीर्थंकर्स जो थे इसके अंदर, ये जैनिज्म का थॉट जो है वो महावीर ने दिया है। ठीक है, इससे पहले भी जैन के तीर्थंकर थे, ऋषभ वाज द फर्स्ट तीर्थंकर। ठीक है, दैट इज, अब देखो ये मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो इसको आपको हिस्ट्री के वाइज से दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसलिए मैं स्किप करना है की कोशिश करता हूँ ये पार्ट की, कब कौन कैसे पैदा हुआ था, और ये फिलोसफी के सब्जेक्ट्स नहीं है, तो डोंट राइट दिस इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट। तो तीर्थंकर्स जो होते हैं, ये महावीर एक तीर्थंकर है, ठीक है, जिन्होंने जैनिज्म का बिल्कुल जैनिज्म फिलोसफी इन्होंने पूरी बताई कि क्या होता है। तो इसके बाद ही ये थॉट इमर्ज हुआ, जैनिज्म का थॉट, राइट। तो अभी समझो कि जैनिज्म का थॉट क्या बोलेगा कि देखो ये एक टर्म होगा रिलेटिव नॉलेज, जैनिज्म इसमें बिलीव करता है रिलेटिव नॉलेज और रियलिस्टिक फिलोसफी। पहले इन दो टर्म को समझ लेते हैं, फिर हम बहुत ही ब्यूटीफुली देखेंगे। अब देखो ये जो है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल थॉट है, इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको जैनिज्म में। ठीक है, ये जैनिज्म का जो थॉट है दैट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल थॉट, और बुद्ध और जैन तुमको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के अंदर भी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग थॉट लगेगा। चारवाका भी इंटरेस्टिंग था, पर चारवाका को हम इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं बोलेंगे बिकॉज यू डू नॉट हैव टू अप्लाई दैट ऑन योर लाइफ। ठीक है, बट दिस जैनिज्म थॉट, बुद्धिज्म थॉट यू कैन अप्लाई दैट, राइट। अगर आपको अच्छा लगता है फिलोसफी तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, बट ऐसा है कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर ये नहीं दिखाना चाहिए कि वी आर अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर फिलोसफी, बिकॉज अटैचमेंट आपको नहीं दिखाना, राइट। तो रिलेटिव नॉलेज और रियलिस्टिक फिलोसफी क्या होता है ये अपन समझते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वर्ड का मैंने आपको जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, जैसे एक लाइन है, तो इस लाइन को हम छोटी लाइन तभी बोलेंगे जब इसके रिलेटिवली कोई बड़ी लाइन हो। ठीक है, अगर इसके रिलेटिवली हमने छोटी लाइन बना दिया तो ठीक है, तो हम ये जो है ना, इसके अंदर ये बोलते हैं कि नॉलेज जो है ना दैट इज रिलेटिव, नॉलेज रिलेटिव है, नॉलेज एब्सोल्यूट नॉलेज हमको नहीं आ सकती, एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंट हमको समझना है। ठीक है, और रियलिस्टिक फिलोसफी क्या है, ये हम समझते हैं कि देयर आर टू कांसेप्ट नोन एज रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। रियलिज्म समझो पहले क्या होता है, रियलिज्म इज ए थॉट, एक थॉट है जिसके अंदर हम क्या मानते हैं कि जो इस वर्ल्ड के अंदर जो भी रियलिटीज हैं दैट आर रियल। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जो भी इंपेरिकल रियलिटीज है वो रियल है। ठीक है, एक थॉट है जिसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो भी रियलिटीज है, जैसे ये मैं देखूंगा तो उसको मैं रियल मानूंगा। ठीक है, पर एक और थॉट ऐसा है, एक थॉट ये भी है कि वर्ल्ड के अंदर जैसे मैंने देखा इसको मैं रियल मानूंगा कि हाँ ये रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। बट एक थॉट ऐसा भी है बच्चों कि जिसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, इस थॉट के अंदर, उस थॉट में इस तरह से बोलेंगे कि ये रियल में चीज नहीं है। फिलॉसफी में आगे जब आगे जाकर तुम पढ़ोगे, ये रियल में ये चीज नहीं है, ये जस्ट एक आइडिया है जो हमारे अंदर से निकला है और हमको ये दिख रहा है। ठीक है, रियल में ये चीज है नहीं इस सिस्टम में। ठीक है,
जगत रियल में क्या है, मिथ्या है, जगत है नहीं। ये हमको सिर्फ एक, जैसे आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो, तो मैट्रिक्स मूवी के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो क्या होता है, वो एक प्रोग्राम होता है, दैट इज नॉट रियल, वो एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। रियलिटी तो उसके अंदर कुछ और ही होती है। मैट्रिक्स मूवी की भी अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है, आचार्य शंकर के बारे में पढ़ेंगे जब। तो वो रियलिटी कुछ और होती है, आपको ये जो दिख रहा है ना, दैट इज नॉट रियल थिंग, दैट इज जस्ट एन आइडिया, दैट इज नोन एज आइडियलिज्म, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल। विज्ञानवाद एक फिलॉसफी है, ठीक है, विज्ञानवाद बुद्धिज्म के अंदर एक थॉट है, उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट फॉर ए टाइम से यू विल सी लाइक दैट कि कुछ लोग होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर जो भी दिख रहा होता है उसको रियल मानते हैं, दैट आर नोन एज रियलिज्म, ठीक है, दैट आर नोन एज रियलिस्टिक थॉट ऑफ फिलोसफी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं इसको रियल नहीं मानेंगे, इसको ऐसे समझेंगे इट इज जस्ट एन आइडिया, सिर्फ ये एक आइडिया है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कोई भी चीज होगा उसको ऐसा माना जाएगा कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दिस इज नोन एज व्हाट, आइडियलिस्टिक फिलोसफी, राइट। तो ये दो कंसेप्ट आपको, ये आइडियलिज्म जो होगा इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे विज्ञानवाद के अंदर, इन द बुद्ध फिलोसफी। लेटर बुद्धा के थॉट के अंदर हम विज्ञानवाद में इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, व्हाट इज आइडियलिज्म ऑल अबाउट, राइट। अब हमको एक पॉइंट ही समझ में आना चाहिए कि रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में बेसिक, मतलब एक जो अपन ने एक लाइन में डिफरेंस जो अपन समझ सकते थे वो अपन ने अभी तक समझा, ठीक है। अब इस रियलिज्म और आइडियलिज्म के बाद एक चीज आता है रिलेटिव नॉलेज। रिलेटिव नॉलेज क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, देखो। तो रियलिज्म आप समझ गए कि रियलिज्म क्या है, दोज हु बिलीव इन द एम्पेरिकल रियलिटी और दोज हु बिलीव दैट द एम्पेरिकल रियलिटीज आर रियल are known as realistic philosophy. Those who believe that empirical realities are not real, the world is just an idea, ठीक है। वर्ल्ड क्या है, पूरे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इज जस्ट एन आइडिया, ये एक आइडिया है जो आप सोच रहे हैं दिमाग से और आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। दैट इज नॉट रियल, ये मार्कर रियल नहीं है, ये कोई भी चीज रियल नहीं है, ठीक है। ये पूरा जगत जो है ना वो मिथ्या है, ठीक है, ये चीज रियल नहीं। जैसे सपना देखते हैं आप, तो सपने में जब आप सपना देख रहे होते हैं तो मान लो आपको सब कुछ रियल लगता है, ठीक है। जब आप सोचते हैं, सपने में देखते हैं, तो सपने में सब चीजें आपको रियल लगेगी। रियल लगने का मतलब, मान लो सपने में कार चला रहे हैं तो वो रियल लगेगा, कार चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो वो भी रियल लगेगा, सब कुछ रियल लगेगा आपको। पर जैसे उठोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो सपना था। तो उसी तरह से इस संसार में जो हो रहा है ना, कई लोग ऐसे मानते हैं संसार में जो हो रहा है वो भी रियल नहीं है, वो भी एक तरह से क्या है, मिथ्या है। पर ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, संसार में रहकर तुम ये समझ नहीं पाओगे। जब संसार से ऊपर उठोगे, जब तुमको ये सब कुछ मोह माया लगेगा, तब तुमको पता चलेगा अरे ये तो सब कुछ आइडिया था। तो ऐसा थॉट है, कुछ थॉट है जो अपन आगे चलकर इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी रियलिज्म का मतलब ये समझो, रियलिज्म आर दो स्कूल ऑफ थॉट विच बिलीव दैट एम्पेरिकल रियलिटीज आर रियल, ठीक है। एम्पेरिकल रियलिटीज अनरियल नहीं है, दिस आर रियल रियलिटीज, ठीक है। रिलेटिव नॉलेज का मतलब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने ये कभी देखा नहीं था अपनी लाइफ के अंदर ना, फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस वन, ठीक है। तो एक अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, फर्स्ट टाइम यू हैव सीन दिस वन, आई वांट योर इंटरेक्शन इन दिस वन, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये क्या है, आपने आज तक इसको नहीं देखा, ठीक है, और फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस वन, तो आपको क्या लगेगा, ये आपको ये नहीं पता कि ये मार्कर है, ये लिखने के काम आता है, स्क्रीन पे लिखने के काम आता है, इस तरह से आपको नहीं पता। तो बिलाल बताओ, तुमको इस चीज को देख के, इस ऑब्जेक्ट को देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है, मतलब एक्सेप्ट कि दिस इज मार्कर, कुछ और चीज आप इसके बारे में बता सकते हो। पहले फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस वन, ऐसे समझो कि एनी जो थोड़ा देखने में थोड़ा पतली और लंबी लग रही हो। क्या यूज हो सकता है इसका, एक्सेप्ट मार्कर, और क्या यूज हो सकता है बताओ बिलाल। एनीबडी कैन टेल मी, काकशा आप बताएंगे, पवन। हाँ सर एक इसको एज अ टॉय यूज कर सकते हैं। ठीक है, खेलने के काम आ सकता है कि यस आगे सर। बढ़ने खेलने के काम आ सकता है, टॉय की तरह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई, स्टिक है एक सर, क्या है, स्टिक। स्टिक, स्टिक की तरह अपन यूज कर सकते हैं, किसी को मारने के काम कर सकते हैं, कोई ज्यादा परेशान कर रहा हो तो फेंक के से मार दे उसको, ठीक है। हाँ, और स्टेयरिंग, क्या चीज, लक्ष्य, स्टेयर करने के लिए कुछ भी चीज हाँ मिक्स। किसी तरह को मिलाने के लिए, मान लो मिल्क के अंदर आपको चीनी मिलानी है तो आपने इसको यूज कर दिया, ठीक है।
तो स्टीयरिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे जितने लोग होंगे वो अलग अलग थॉट्स अपने बताएंगे। अच्छा, एक पॉइंट देखिए तो कहा कशा का कहना भी सही है, टॉय की तरह यूज कर सकते हैं, बच्चे को दे दे बच्चा रोना बंद कर दे। एक एक बात अगर हम देखें तो स्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात। स्टीयरिंग की तरह यूज कर सकते हैं, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं तो कहा कशा भी राइट है, कहीं ना कहीं तो लक्ष्य भी राइट है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो कोई ये जिसने भी बोला था स्टिक मान लो बेलाल भी राइट है। पर ये इन सबको किसी को एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं पता इसकी, किसी को ये नहीं पता कि इसका एक्चुअल यूज क्या है, ठीक है। अच्छा, जिसने इसको बनाया है उसको पता है सब कुछ कि इसका एक्चुअल यूज क्या है, भाई ये सब गलत है, इसको दिख रहा है। बट तुम अब आपस में लड़ने लग जाओ, मान लो कहा कशा लड़ने लग जाए, बिलाल लड़ने लग जाए, लक्ष्य लड़ने लग जाए आपस के अंदर ये लड़कर ये बोलने लग जाए नहीं नहीं मेरी बात ठीक है, नहीं ये टॉय है, ये बोले नहीं नहीं स्टिक है बिलाल, ठीक है। तो ये बोले नहीं स्टीयरिंग के काम आता है यार, ये तो स्टीयर करने के काम आता है। तो ये सब क्या होगा, ये सब आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो यहाँ तुम्हें कहीं मल्टीकल्चरिज्म दिख रहा है क्या? जस्ट एक एग्जांपल ले, जैसे कि आप एकदम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कहीं मल्टीकल्चरिज्म नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे मल्टीपल थॉट का रेस्पेक्ट नहीं हो रहा ना। अगर मैं तुम्हारे अंदर एक थॉट ये डाल दूं कि कहकशा भी ठीक है, बेलाल भी ठीक है और लक्ष्य भी ठीक है, अगर मैं तुम्हारे दिमाग में ये थॉट डाल दूं कि तुम्हारी नॉलेज जो होती है वो कभी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती, जो भी नॉलेज है रिलेटिव होती है, कहकशा की नॉलेज भी ठीक है, बेलाल की भी ठीक है, लक्ष्य की भी ठीक है। अगर मैंने तुम्हारे दिमाग में ये थॉट डाल दिया और ये तुम मानने लग गए तो यू विल नॉट फाइट। तुम बोलोगे हाँ यार बेलाल भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और लक्ष्य बोलेंगे हाँ बेलाल ठीक है, कहकशा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो इस थॉट के अंदर इसको बोलते हैं रिलेटिव नॉलेज। इस थॉट के अंदर ये बताया गया है मल्टी, देखो एक्चुअल में क्या होता है, अब एक्चुअल बात करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए, ऐसा मान लो एक कंट्री है इंडिया है जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन रहते हैं। अब हिंदू बोलेंगे कि भाई देखो हमारे जो गॉड है ना दैट इज लॉर्ड राम, और लॉर्ड राम इज सुपीरियर देन एनीवन एल्स, ठीक है। ये बोलेंगे नहीं नहीं भाई अल्लाह कहाँ गए थे, अल्लाह है हमारे, ठीक है। क्रिश्चियंस बोलेंगे कि नहीं भाई हमारे तो क्या है, हमारे जो है वो जीसस है। और सिखिज्म वाले बोलेंगे कि भाई नहीं गुरु नानक। अब जब ये थॉट आएगा और सब आपस के अंदर अब क्या करेंगे, अगर ये मुस्लिम और हिंदू लड़ेंगे आपस में, कहीं मल्टीकल्चरिज्म नहीं हो पाएगा। अगर इन सबको ये बता दें कि देखो लॉर्ड राम भी करेक्ट है, अल्लाह भी करेक्ट है, जीसस भी करेक्ट है और गुरु नानक भी करेक्ट है। अब इसमें ये बताएंगे कि देखो तुम्हारी जो नॉलेज है ना, इसकी हिंदू की नॉलेज है, ये भी रिलेटिव है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी रिलेटिव है, ये भी रिलेटिव है और ये भी रिलेटिव है। तो कहीं पर भी मल्टीकल्चरिज्म, हर जगह मल्टीकल्चरिज्म का थॉट आएगा, एक्सेप्टेंस का थॉट आ जाएगा, सब एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हमने देखा था कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर बेलाल ने, लक्ष्य ने और कहकशा को जब मैंने बोला कि भाई देखो सबकी नॉलेज रिलेटिव होती है, ये थॉट उनके दिमाग में मैंने फिट कर दिया किसी के, कि सबकी जो नॉलेज है दैट आर रिलेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, तो तुम्हारे अंदर मल्टीकल्चरिज्म का थॉट आने लग जाएगा। तो रिलेटिव नॉलेज से किस तरह से अपन मल्टीकल्चरिज्म की तरफ जाएंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यही आपके कंक्लूजन के अंदर या फिर जब भी आप थ्योरीज बताएंगे तो ये आपके पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये है। अब इसको बहुत डायमेंशन में अपन पढ़ेंगे, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होता जाएगा, राइट। जैसे कि इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि ये बिलीव करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिज्म के अंदर करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो रियल है ना, ये तो आपको पता है। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी क्वालिटी, इनफाइनाइट टाइप ऑफ क्वालिटीज आ गई, इनफाइनाइट क्वालिटीज है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे को बताया था अभी कि मार्कर के अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी है, ठीक है। स्टीयरिंग करने के काम आता है, कि मारने के काम आएगा, किसी को टॉय की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज एज ए, मतलब ये इन सब तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इनफाइनाइट क्वालिटी होती है। ये यहाँ से अपने पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, ऑब्जेक्ट को मानते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म का मतलब क्या है कि इस संसार में ऑब्जेक्ट्स को मानते हैं। पहले तो ये क्लियर कर देंगे, देखो इस संसार के अंदर सारी ऑब्जेक्ट्स को, जो भी संसार के अंदर है सारी ऑब्जेक्ट्स को हम मानते हैं। फिर ये बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होती है ना, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इनफाइनाइट क्वालिटीज है, ठीक है, इनफाइनाइट क्वालिटीज है। बट हम क्या है, हम इनफाइनाइट नहीं है, हम है लिमिटेड, हम लिमिटेड बीइंग है। अच्छा, व्हाई वी आर लिमिटेड, एनीबॉडी कैन लेट मी नो व्हाई वी आर लिमिटेड बीइंग्स? हम लिमिटेड क्यों है, हम अपने आप को लिमिटेड क्यों बोलते हैं? देखो, हम आपको अपने आप को लिमिटेड इसलिए बोलते हैं। हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। सर क्योंकि हमारा जो परसेप्शन, जो जितना हम परसीव कर सकते हैं वो लिमिटेड है। वेरी गुड, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स लिमिटेड है ना भाई। सेंस ऑर्गन्स। वेरी गुड। जैसे हम आईज है, अगर आंख के पास बिल्कुल पास में लाकर कुछ रख दोगे तुम तो नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। बिल्कुल पास में लाकर अगर तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंख की रेंज ही इतना है कि यहाँ से स्टार्ट होता है। और कहीं बहुत दूर जाके कुछ रख दिया तो भी नहीं दिखेगा, कि भाई आप एक रेंज में देख सकते हो, आप इस रेंज के अंदर देख सकते हो। इस रेंज के इधर कोई चीज होगी वो आपको नहीं दिखेगी, इस रेंज के इधर कोई चीज होगी वो आपको नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा है? और हो सकता है इस संसार के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे देयर आर साइंटिफिकली प्रूवन थॉट कि देयर आर ब्लैक होल्स, ब्लैक एनर्जी, जो हमको नहीं दिख रही है। तो हम जो देख पा रहे हैं वो तो लिमिटेड ही देख पा रहे हैं ना। हम जो स्मेल कर पा रहे हैं वो लिमिटेड ही कर पा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी खुशबू और चल रही हो, अलग अलग टाइप का, बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्मेल्स चल रही हो, पर अपन अपन क्या कर पा रहे हैं, अपन उसको नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको, राइट। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, देखो ये तो साउंड्स तो बहुत सारी क्रिएट हो ही रही है ना। इस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं आपस के अंदर, और साउंड आ रही है बहुत सारी, पर हम एक पर्टिकुलर डेसिबल तक ही सुन सकते हैं। हो सकता है बहुत सारी साउंड क्रिएट हो रही हो अभी गैलेक्सीज के अंदर, भिड़ा कुछ बहुत बुरी तरह, अभी अपन जब पढ़ रहे हैं, और बहुत सारी, एक बहुत बड़ी डेसिबल की साउंड आई जो हमको नहीं सुनाई दी। तो हम जो परसीव कर रहे हैं, हम जो अपने सेंस ऑर्गन से परसेप्शन कर रहे हैं, दैट आर वेरी वेरी लिमिटेड। सो वी आर ए लिमिटेड बीइंग, वी कैन नॉट जज दिस ऑब्जेक्ट। हम जज कर पाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट को, बताएं कि इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही तो देख पा रहे हैं जितना हमको दिख रहा है इसके अंदर। हो सकता है इसके अंदर और भी कुछ हो, जैसे ये भी साइंटिफिक प्रूवन थॉट है कि हर चीज के अंदर क्या है, हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमको इसके अंदर, हर वक्त इलेक्ट्रॉन जो है पूरे अपने ऑर्बिट के अंदर, इसके ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी एटम से बना होगा ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पर हमको नहीं दिख रहे। तो जब साइंटिस्ट इसको देखेगा तो और तरीके से देखेगा, तुम देखोगे और तरीके से देखोगे, तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे और तरीके से देखेंगे। तो जितने ज्यादा थॉट्स होंगे उतना ज्यादा इसका अंदर क्या होगा, इसकी इनफाइनाइट क्वालिटीज है। अब धीरे धीरे हो सकता है इसके अंदर और कुछ इन्वेंशन हो जाए, और कुछ पता चल जाए इसके अंदर, समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर क्या, ये मैग्नेटिक पेन है, ठीक है। तो मैग्नेट का पहले अपन जब पहले स्टार्ट में जब मैग्नेट ढूंढी होगी तो मैग्नेटिक पेन बनाने का थॉट आया भी नहीं होगा, पर उसके अंदर एक क्वालिटी है ना कि मैग्नेट से अपन मैग्नेटिक पेन भी बना सकते हैं। तो ये क्वालिटी तो अब पता चल, ऐसे इसके अंदर हजारों क्वालिटी और होंगी जो अपन कर ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं पकड़ सकते, बिकॉज वी आर ए लिमिटेड बीइंग। तो कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म मतलब पहले तो ऑब्जेक्ट को मान लिया कि हम ऑब्जेक्ट को मानते हैं। ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको माना जाता है, ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं। दूसरी चीज हमने ऐसे बोला कि ऑब्जेक्ट को मानने के बाद हमने क्या कहा, हमने ये थॉट समझा है कि ऑब्जेक्ट को मानने के बाद हमने ये थॉट समझा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर इनफाइनाइट क्वालिटीज होती है। फिर हमने तीसरी चीज एक्सेप्ट करी, जो कि बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना आप लोगों के लिए, सबके लिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए, कि वी आर ए लिमिटेड बीइंग, वी आर लिमिटेड बाय आवर सेंसेस। ये चीज में हमने एक्सेप्ट कर ली, जानने का कि वी आर ए लिमिटेड बीइंग। अब लिमिटेड बीइंग के बाद तुमको ये चीज एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल होगा कि भाई जो सामने वाला है ना वो भी सही कह रहा है और मैं भी सही कह रहा हूं। दैट इज व्हाट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो अभी हम अगर इसको देखें तो देखो, जैनिज्म बिलीव इन ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म के अंदर जैनिज्म बिलीव करता है, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द रियलिटी,
and has infinite qualities है, but ordinary person like us can know only some of its aspects. कुछ ही एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं इसके अंदर, हम कुछ ही समझ पाए इस ऑब्जेक्ट को, पूरा हम समझ ही नहीं पाए, ठीक है. Therefore all our judgment are necessary, relative, conditional and limited. क्योंकि सारे हम जो भी जजमेंट बनाएंगे वो क्या होगा, वो नेसेसरीली रिलेटिव, कंडीशनल और लिमिटेड होंगे. वो एक लिमिटेड थॉट अपन ने सोचा है, ठीक है, वो कंडीशनल थॉट सोचा है. मैंने जब सोचा, जब बेलाल ने सोचा था तो वो भी लिमिटेड था, कहकशां ने सोचा था वो भी लिमिटेड था, लक्ष्य ने सोचा वो भी लिमिटेड था. तो तीनों को पता चल जाए कि हाँ भाई, ना मैं सही हूँ, ना तुम सही हो, ना तुम सही हो, कोई और ही सही है, और उसको कोई और के बारे में हमको नहीं पता है, राइट. वो क्या चीज सही है उसके बारे में. तो नॉलेज इज नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज यू आर नॉट एब्सोल्यूट. देखिए, कहने का मतलब ये है कि नॉलेज इज नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज यू आर नॉट एब्सोल्यूट. कहने का मतलब ये है कि भाई नॉलेज जो है उसको, जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है उसको तुम एब्सोल्यूट नहीं कह सकते. इट इज ऑलवेज रिलेटिव. ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा रिलेटिव नॉलेज होगी, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, on the basis of circumstances, on the basis of substance, on the basis of places, you are defining this knowledge. Plus you are a limited being, plus your limitness will give the relative knowledge only. ये कभी absolute knowledge दे ही नहीं सकती. तो those who are claiming कि भाई इस्लाम सबसे absolute है या फिर हिंदुइज्म सबसे absolute है, they are wrong. इस्लाम भी एक थॉट है, हिंदुइज्म भी एक थॉट है. इस्लाम भी सही है, हिंदुइज्म भी सही है. ये थॉट अगर तुम्हारे सिस्टम के अंदर, तुम्हारे दिमाग में आ गया कि मान लो कोई मुस्लिम तुमसे बहस कर रहा है, ठीक है, किसी उसके ऊपर, कोई हिंदू तुमसे बहस कर रहा है, और कोई और कास्ट वाला या फिर कोई भी डिफरेंट, हमारे तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, कोई भी उठा के देखो, कोई रीजन वाला कर रहा है, महाराष्ट्र का कोई बोल रहा है, ठीक है, कोई बिहार का कोई तुमसे बोल रहा है, तुम बोलोगे यार ये भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ. अगर इस बात पे अगर कंक्लूड हो जाए, दोनों ही लोग इस बात पे कंक्लूड हो जाए, हाँ यार, यू आर आल्सो राइट, आई एम आल्सो राइट, तो देयर विल बी नो व्हाट, कोई इस तरह का यहाँ पे सिस्टम होगा ही नहीं जिसके अंदर कंफ्लिक्ट हो, जिसके अंदर फाइट हो. और इट विल लीड्स टुवर्ड द मटेरियलिज्म. तो ऑब्जेक्टिव रियलिज्म के बाद इन्होंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट क्वालिटी होती है. ऑब्जेक्ट को लेके बता रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट क्वालिटी होती है, तो इन इनफाइनाइट क्वालिटी को हम नहीं जान पाएंगे. तो हम जो भी बोलेंगे ना, जो भी तुम मुंह से निकालोगे अपने, वो क्या होगा, वो रिलेटिव ही होगा, वो कंडीशनल ही होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस दैट विल बी देयर, राइट. तो ये चीज ये इसके अंदर बताते हैं. जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, इस पूरे एग्जांपल ही लेते रहेंगे इसके अंदर, तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है. जैसे एक प्रिज्म है. अब ये समझो, इस प्रिज्म के इधर है ब्लैक कलर, इस तरफ है इसका रेड कलर, और इस तरफ है इसका मान लो ऑरेंज कलर, ठीक है. और कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, मतलब उसको ये दो साइड नहीं दिख रही, रेड और ऑरेंज की. तो व्हाट ही विल से, he will say that prism is what, prism is black. रेड वाला और ब्लैक वाला कहीं और मिले जहां पे प्रिज्म नहीं है, रेड और ब्लैक वाले मिले. अब ब्लैक वाला बोल रहा है जो यहाँ पर खड़ा था, और एक यहाँ पर जो पर्सन खड़ा था, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, और यहाँ जो पर्सन खड़ा है दैट इज सी. ए और बी मिलते हैं आपस के अंदर, ठीक है, ए और बी मिल रहे हैं. ए बोलता है यार मैंने एक प्रिज्म देखा था यहाँ पर, और उसका जो कलर था ना दैट वाज ब्लैक. बी वाले कहेगा नहीं नहीं वो तो रेड था, और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे. सही है ना, ये दोनों आपस के अंदर लड़ाई करने लगे. इतने में सी भी आ जाएगा, और फिर तो जो लड़ाई होगी, सी बोलेगा अरे पागलो वो तो ऑरेंज था. तीनों का थॉट सही है ना कहीं एक ही बात भी सही है भाई. इन्हें जहां से देखा वो क्या है, वो ब्लैक ही था, एक ही गलती क्या है. बी की बात भी सही है, बी ने जहां से देखा वो रेड ही था. सी की बात भी करेक्ट है भाई, सी ने भी ऑरेंज देखा है. तो दिक्कत कहां आ रहा है, दिक्कत यहां आ रहा है जब ए बोल रहा है कि ओनली आई एम राइट, लाइक चार्वाका, कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. बी बोल रहा है नहीं, ओनली
क्या है, ओनली ये है रेड, और सी बोल रहा है ओनली ऑरेंज। जब ये चीज हो गया ए बी और सी के अंदर, तब इनके अंदर फाइट होगा। किसी को पता ही नहीं क्यों लड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? किसी को कोई काम ही नहीं है, जबरदस्ती क्या है, हिंदू मुस्लिम का कन्फ्लिक्ट होता है, दंगे होते हैं, राइट? किसी को पता ही नहीं क्या है। ये प्रिज्म वाले भी तो वही काम कर रहे हैं। जैन फिलॉसफी बोलेगी कि भाई जो यहां से देख रहा है ना, ऊपर से इसका, उसको तीनों कलर दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है। ही विल से लाइक दैट कि भैया फालतू में लड़ाई कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है लड़ने का, सभी राइट है, सभी लड़ रहे हैं। पर ये क्या है, ये पार्शियल राइट है, ये भी पार्शियल राइट है, और ये भी पार्शियल राइट है। तो पार्शियल राइट होने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज तुम खुद ही पार्शियल हो। तुम जब खुद लिमिटेड हो और तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुमको अनलिमिटेड नॉलेज आ जाए, वो तो हो नहीं सकता ना। साइंस में भी कितनी इतनी थ्योरीज हैं जिसको अपन एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए अभी तक। तो उनके बिना तुम किसी चीज को बता रहे हो, तो हो सकता है वो चीज उस थ्योरी से रिलेटेड हो, तो तुम पार्शियल नॉलेज ही दे रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे बिलीव करा। अब देखो, अब तुम्हारा बिल्कुल इजी हो जाएगा पूरा कंसेप्ट जो होगा इसका जैनिज्म का। ये मतलब बेस क्रिएट करने की कोशिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग की जो 15-20 मिनट्स होते हैं या फिर हाफ एन आवर होता है क्लास का, कोई भी नए टॉपिक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जैन फिलॉसफी ऐसे बोल रही है कि भाई देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी, एक ऑब्जेक्ट है। पहले तो ये बिलीव करेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बिलीव कर लिया, वी आर बिलीविंग इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटी, but we are limited being, so we are perceiving only limited qualities. So our knowledge will be always relative, conditional and limited. यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ये 4 लाइनें अभी तक हमने समझी है डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर, ठीक है? एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। चलिए, तो ये हमने इसके अंदर समझा है कि, एक सेकंड, ये हमने इसके अंदर समझा है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिज्म के बारे में हमने इसके अंदर बात करी। बट ऑर्डिनरी पर्सन लाइक अस, ठीक है, कैन ओनली नो सम ऑफ द क्वालिटी, सम ऑफ दिस एस्पेक्ट, कुछ एस्पेक्ट हम इसके अंदर समझ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई मेकिंग इट व्हाट, मेकिंग इट लिमिटेड और रिलेटिव, ठीक है? ये हमने इसके अंदर समझा, राइट? ये भी हम समझ गए, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जांपल और लेकर फिर इसके आगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है? अब ये समझिए कि जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर ऐसे बोलते हैं कि व्हाटएवर इज द स्टेटमेंट, कुछ भी स्टेटमेंट हम देते हैं, स्टेटमेंट थ्योरी है इसकी, आगे चलकर हम ये भी स्टेटमेंट थ्योरी भी पढ़ेंगे। अभी एक बात ही समझो कि जो भी ये पर्सन बोल रहा है ना, इसका मतलब उसको वो नॉलेज इसके पास है तभी बोल रहे हैं। जैसे आपने बोला कि दिस मार्कर इज यूज्ड टू राइट, तो ये आपने बोला, तो आपके अंदर जो नॉलेज है वो आपने बोला। तो स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू नॉलेज। जो भी नॉलेज दी जा रही है ना, वो क्या है, वो स्टेटमेंट ही है। जो भी नॉलेज है किसी के पास, वो स्टेटमेंट ही है। अगर नॉलेज पार्शियल होगी तो स्टेटमेंट भी पार्शियल होंगे। तो इनका पूरा फोकस जो चला जाएगा ना जैन फिलॉसफी का, वो स्टेटमेंट्स के ऊपर चल जाएगा कि कौन कैसे बोल रहा है, और कौन कैसे बोल रहा है, और किसको कैसे बोलना चाहिए, हाउ टू स्पीक अ सेंटेंस, स्टेटमेंट, इनका थॉट इस पे चल जाएगा, और वो उसके ऊपर अपनी थ्योरीज बनाएंगे, ठीक है? वो बोलेंगे नहीं नहीं भाई ऐसे मत कहो, ऐसे बोलो, तब जाकर तुम ठीक होगे, तब जाकर तुम्हारे दिमाग के अंदर ये, तब जाकर अब जब तुम बोलोगे ऐसे, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट हो जाता रहेगा मल्टीकल्चरिज्म, फिर देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। थॉट कहीं और चल रहा है, थॉट चल रहा है मल्टीकल्चरिज्म के ऊपर, और इसके अंदर ये सब चीजें आपको समझाने की कोशिश करिए। थॉट जो है वो मल्टीकल्चरिज्म के ऊपर चल रहा है, राइट?
तो थॉट इज सम अदर डायमेंशंस के अंदर थॉट चल रहा है और आपको इसको अंदर कुछ समझाने की कोशिश की गई है, राइट। तो यहां तक क्लियर होगा कि स्टेटमेंट थ्योरी का मतलब क्या है कि जो भी आपकी नॉलेज है दैट इज व्हाट, दैट इज द स्टेटमेंट। नॉलेज जो है दैट इज स्टेटमेंट। तो मतलब जो भी स्टेटमेंट आया उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब नॉलेज होगा, राइट। इस तरह से हम इसके अंदर देखते हैं। प्रिज्म का एग्जांपल समझ में आ गया सबको। एंड नाउ वी आर सेइंग दैट कि एब्सोल्यूट अफर्मेशन जो होता है दैट इज एंड एब्सोल्यूट नेगेशन। किसी भी चीज को पूरी तरह नकारना और किसी भी चीज को पूरी तरह हाँ कर देना, अफर्मेशन कर देना, दैट आर बोथ आर रॉन्ग। ऑल जजमेंट्स, जो भी जजमेंट्स आप लेते हैं वो एक कंडीशनल जजमेंट्स होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, they are what, they are conditional judgment. Or so according to Jain philosophy, one should use sentences considering all space, time, circumstances, condition, इनको सोच कर फिर बोलना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं अभी ऐसे बोलता हूँ कि मान लो कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये एसी का रिमोट इज इन द रूम, ठीक है, ये मैंने बोल दिया, ठीक है, कि एसी रिमोट इज इन द रूम। ये मैंने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस बोला। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैं सोच रहा हूं वो मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब मान लो मेरी मम्मी आई और एसी के रिमोट को हटाकर कहीं और लेकर चली गई, ठीक है, तो मेरा ये सेंटेंस गलत हो गया ना। ये सेंटेंस मेरा रॉन्ग हो जाएगा कि एसी रूम रिमोट इज इन द रूम, बिकॉज अब एसी का रिमोट रूम में नहीं। तो मुझे कैसे कहना चाहिए था कि जब टाइम इतना हो रहा है कि टाइम जो हो रहा है वो 9 o'clock हो रहा है, 9 बज रहे हैं, 9 AM हो रहा है, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जब इस तरह का सर्कमस्टांसेस है कि इस तरह का ये चीजें हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर, मान लो कोई बच्चे, वन चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तब जाकर एसी का रिमोट इज इन द रूम। जैन फिलॉसफी से बोलेगी तुमको ऐसा बोलना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारी जो नॉलेज है वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव की जगह तुमने ये सेंटेंस दिया तो ये तो एब्सोल्यूट हो गया। तो आप बोलोगे 9 बजे जब मैं पढ़ा रहा था, मैं जब भी मेरे को बोलना पड़ेगा एसी रिमोट इज इन द रूम, तो मैं बोलूंगा 9 बजे जब मैं पढ़ा रहा था, जब कोई बच्चा रो रहा था और इस तरह की कंडीशन हो रही थी, तब एसी का रिमोट रूम में था, मैं ऐसे बोलूंगा। तो जैन वाला बोलेगा हाँ भाई अब ठीक है, अब आई एम सेटिस्फाइड। अगर ऐसा थॉट मान लो किसके दिमाग में रहता है, हिंदू के भी दिमाग में रहता है, मुस्लिम के भी दिमाग में रहता है, सिख के भी दिमाग में रहता है, क्रिश्चियन के भी दिमाग में रहता है कि हर चीज यार हमारे पास नॉलेज एब्सोल्यूट आई कैसे सकती है। मान लो कि तुम्हारे ग्रंथ एब्सोल्यूट है, वेद एब्सोल्यूट है, पर पढ़ तो तुम रहे हो ना, पढ़ तुम रहे हो, तुम एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू में सोच रहे हो। तो बोलेंगे हम पे पढ़ेंगे ना तो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सोचेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, हमको जो नॉलेज आएगा, जो स्टेटमेंट आएगा हमारे पास, दैट इज व्हाट, दैट इज पार्शियल, इनकम्प्लीट। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए आप लोगों को, पार्शियल इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा वो, और ऐसा सेंटेंस तो भाई कहीं काम में आ नहीं सकता। तो हमको बोलना चाहिए, जब बोलते वक्त हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्या करेगा जैन फिलॉसफी ये बोलेगा। और अब ये तुम ये सब चीजें बोलोगे तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। अब तो तुम यही बोलते रहोगे क्या फिर कि मम्मी 9 बजे मैं यहाँ पर था, ये कर रहा था, पढ़ रहा था, ये बच्चा रो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था, इसलिए एसी का रिमोट यहाँ पर था। ऐसे तो एक सेंटेंस बोलने में तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने बोला इस चीज को हटाकर एक हम टेक्निकल टर्म रख लेते हैं, दैट इज नोन एज शात। शात तुमने बोल दिया ना, शात एसी रिमोट इज देयर, सबको, मम्मी को समझ में आ जाएगा, हाँ रिलेटिवली बोल रहा है, हो सकता है कि अब नए हो, ठीक है, या फिर किसी को भी बोल रहे हैं आप, तो वो सब समझ सकता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर टाइम प्लेस की बात कर रहा है। ठीक है, चलो माफी दी इसको कि अगर नहीं मिला उधर तो फिर इसको कुछ नहीं कहेंगे हम, शात वर्ड लगा दो बस एक। और यही तो थ्योरी जो होती है वो शादवाद हो जाती है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसका टॉपिक हो गया एक पूरा तुम्हारा जैन का, शादवाद। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। For this, Jain philosophy used a technical term known as Shat, and this theory is known as Shadwad or theory of relativity of knowledge, or theory of relative knowledge.
कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस वन? तो जैन वैसे समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जैन, पर अगर अपन हम धीरे धीरे एग्जांपल से समझें, 20 तरह के एग्जांपल में तुमको समझा दूं तो बिल्कुल इजी बन जाता है। शादवत कंप्लीट हो गया, आपका एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अब एक और एग्जांपल अपन लेते हैं जो कि अपन को एग्जाम में लिखना है। ये एग्जांपल जो है इसको, ये एक स्टोरी है, दैट स्टोरी इज नॉट रिटन बाय द जैनिज्म। ठीक है, ये जैनिज्म ने स्टोरी नहीं दी थी, बट दिस स्टोरी को यूज जैनिज्म ने बहुत अच्छे से करा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये 6 मैन है, 1 2 3 4 5 6 मैन है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, 6 मैन आर देयर, 6 आदमी है। ठीक है, और 6 मैंस ने क्या करा है, इन ये सारे सारे ब्लाइंड है, अंधे हैं। अब एक हाथी था, यहाँ पर हाथी खड़ा हुआ था, तो ये सब जाकर क्या करे, हाथी को टच करने लग गए। जब इसने टच करा हाथी को तो इसको लगा, इस पर्सन को लगेगा कि ये क्या है, ये तो दीवार है, ये वॉल है। ठीक है, इसने जब टच करा, इसने जब इसको, इसके कान को पकड़ा, ईयर्स को पकड़ा, हाथी के ईयर्स को, तो इसको क्या लगेगा, इसको, क्योंकि सब ब्लाइंड है, देख नहीं पा रहा। ठीक है, इसको लगेगा कि यार ये क्या है, ये एक तरह से पंखा है, फैन। ठीक है, पंखा है घुमाने के लिए जो काम होता है, उनको ऐसा लगेगा। ठीक है, इसको ऐसा लगेगा, ये इसके हाथ को पकड़ेगा, ये इसके पैर को पकड़ेगा, तो इसको लगेगा यार कोई पिलर को पकड़ लिया अपन ने, तो बोलेगा देयर इज ए पिलर, ये बोलेगा देयर इज ए वॉल, ये बोलेगा देयर इज व्हाट, देयर इज फैन। इसी तरह से ट्रंक को पकड़ेगा तो इसको कुछ और लगेगा, ये पूंछ को पकड़ेगा कुछ और लगेगा, ये इसके दांतों को पकड़ेगा तो इसको कुछ और लगेगा। तो अल्टीमेटली ये भी सही है ना अपनी जगह, ये बोल रहा है जो, वो भी सही है अपनी जगह, क्योंकि इसने पकड़ा कान को है तो उसको ऐसे लग रहा है अंधा है, लिमिटेड है। देखो ये लिमिटेड बीइंग है, ऐसे ही हम भी अंधे हैं, हम भी किसी चीज को कंप्लीटली बोल दे हैं तो वो भी गलत है। ठीक है, इसने जो बोला है ये भी अंधा है, इसको भी सही लग रहा है वॉल है, इसको लग रहा है भाई पिलर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया इसने। तो ये 6, ये वाला आपको लिखना है, प्रिज्म का एग्जांपल नहीं लिखना, कोई भी फालतू का एग्जांपल जो आप, वो तो अपन एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आपको बता है। तो इस एग्जांपल से आपको ये लिखना है कि किस तरह से इस थॉट के अंदर हमने बात की गई, इस थॉट को किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन करा। ये थ्योरी, ये जो ये स्टोरी है, ये इन्होंने नहीं बोली है, बट ये स्टोरी जो है दैट आर व्हाट, ये स्टोरी जो है हम ऐसे बता सकते हैं इसके अंदर कि दिस स्टोरी इज सपोर्टेड बाय द जैन फिलॉसफी, और जैन फिलॉसफी बहुत बात करते थे स्टोरी के बारे में, राइट। तो फॉर दिस जैन फिलॉसफी यूज अ टेक्निकल टर्म शात, एंड दिस इज नोन एज शातवाद, दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ रिलेटिव नॉलेज और रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो Jainas explain Shadwad with the help of analogy, एक analogy है, this analogy you have to write in the examination because ये जैनों ने ही philosophy को explain करा है। ठीक है, analogy of blind man, 6 blind men लिख दीजिएगा यहाँ पे, 6 blind men, blind persons and elephant. In this analogy 6 blind men touch an elephant and give different interpretations. ठीक है, one who touch ears considered it as a fan, पंखे की तरह लगेगा, वो जो पुराने जमाने का जो पंखा होता है हिलने का, है ना, वैसे वाला लगेगा इनको। ठीक है, सिमिलरली वन हु टच लेग्स, जो कि लेग को टच करेंगे उसको लगेगा भाई पिलर छू लिया हमने कोई। ठीक है, और जिसको एनिमल को जो टच करेगा उसको लगेगा वॉल है। एंड ऑल 6 क्वारल्ड अमंग देमसेल्फ, आपस में लड़ेंगे। ठीक है, कि हमारा असर्शन राइट है, हमारा डिस्क्रिप्शन अलोन वाज करेक्ट, हमारा डिस्क्रिप्शन अलोन, ये अलोन वर्ड बहुत खतरनाक है, ये एब्सोल्यूट बनाने की कोशिश करता है कि हम ही सही है। बट ये who can see the whole elephant, जो पास में खड़ा है जिसके पास आंखें, वो देख रहा है एलिफेंट, वो हंस रहा होगा इन सबके ऊपर। can easily know that each blind man can feel only part of elephant which he mistakes to be the whole animal, जो उसको लगता है कि ये पूरा एनिमल है, सिर्फ एक पार्ट को देख पा रहा है, उसको लग रहा है कि पूरा एनिमल है। तो in that scenario what will happen, he is doing mistake because he is considering the knowledge as absolute, whatever knowledge he is having is absolute। इसलिए कभी भी ज्ञान के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिख रखा है कि अगर तुम ज्ञानी हो जाते हो तो ऐसा नहीं घमंड करना चाहिए कि भाई हमको तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया तो हम तो सुपीरियर या इंफीरियर। भाई जो, जैसे अब आप बोलो कि भाई जो ट्राइबल पर्सन्स है वो तो भाई मॉडर्न नहीं है, हम तो वी आर सो मॉडर्न। ठीक है, पर ट्राइबल पर्सन्स की अगर तुम जाओगे वहां पर, उनका कल्चर को समझोगे
तो वो कभी भी, कई सोसाइटी ऐसी है उसके अंदर, वहां पर ना डॉरी का सिस्टम है, ना वहां पर पैट्रियार्की है, ना वहां पर दहेज के नाम पे अपनी डॉटर इन लॉ को जलाते हैं, जला देते हैं। तो कौन ज्यादा सिविलाइज्ड हुआ भाई? हम लोग सिविलाइज्ड हुए जो पैट्रियार्की के अंदर, कास्टिज्म के अंदर, और डॉरी जैसे प्रॉब्लम्स के अंदर, डॉरी डेथ्स जहां पर जहां जला दे रहे हैं, हम सिविलाइज्ड हुए या वो लोग सिविलाइज्ड हुए? यहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, वो लोग सिविलाइज्ड हुए कि हम लोग सिविलाइज्ड? तो उनका भी पर्सपेक्टिव है, ठीक है, वैसे अपन समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम किसी को कुछ कह नहीं सकते कि जैसे आप मान लीजिए आपके अंदर बहुत ज्यादा अभिमान आ गया, घमंड आ गया, ठीक है, दैट इज नॉट राइट। तो तुम भी लिमिटेड हो, सामने वाला भी लिमिटेड है, ऐसे समझो। तो जब सामने वाला भी लिमिटेड है, तुम भी लिमिटेड, घमंड किस बात का? एब्सोल्यूट होते तो होता ना घमंड, हम तो रिलेटिव है, तो होना ही नहीं चाहिए। हम फिर मल्टीकल्चरिज्म ही आएगा ना, फिर तो मल्टीकल्चरिज्म का थॉट ही आएगा। ये हमको इसके अंदर इस थॉट को देखो, इस थॉट में को समझाना इसलिए पड़ रहा है बार बार में, क्योंकि ये आपको इनकलकेट करना है आपके आंसर राइटिंग में। बताएंगे जब भी आंसर राइटिंग करेंगे बुकलेट के अंदर, तब आपको बताएंगे। तो देखो, everything exists from the point of view of its own substance, space and times and form, and it does not exist from the point of view of other substance, space, time and form। ठीक है, कि ये एक सेंटेंस है, ये हम अब आपको समझेंगे। पहले आप ये सब चीजें आप समझ गए, राइट? अब देखो, कोई भी जैसे एक सब्सटेंस है, जैसे मान लो कि मार्कर है, तो मार्कर के अंदर इरेजर का गुण नहीं है ना, इरेजर का गुण नहीं है। इसी तरह से इरेजर के अंदर मार्कर का गुण नहीं है। तो हर चीज रिलेटिव ही है। अगर हम इसको, इरेजर को, मार्कर को इरेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मार्कर इज व्हाट? मार्कर इज लिमिटेड। इरेजर को हम देखेंगे भाई ये मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्कर तो लिख सकता है, इरेजर तू क्यों नहीं लिख सकता? तो इरेजर विल बिकम व्हाट? लिमिटेड। ऐसे अगर मान लो आईएएस को हम किसी बिजनेसमैन के कंपेयर में देखें, तो बिजनेसमैन के कंपेयर में आईएएस विल बिकम लिमिटेड, कि ये देखो अंबानी तो इतना बिजनेस कर रहा है, तुम तो इतना पढ़े लिखे हो, उसके बाद भी तुम नहीं कर पा रहे। बिजनेसमैन के कंपेयर में आईएएस के कंपेरिजन बिजनेसमैन विल बिकम रिलेटिव, कि यार इतना पैसा कमा लिया फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन तो कौन चला रहा है? आईएएस ही चला रहा है ना। झुकना तो पड़ता है ना तुमको उसके आगे, आईएएस के आगे। आईएएस चाहे तो तुम्हारी कंपनी बंद करा देना। तो जब ये हम बोल रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये लिमिटेड, तो हर कोई लिमिटेड है ना। आईएएस की खुद की एक लिमिटेशंस है, तो बिजनेसमैन की भी लिमिटेशंस है। तो अगर तुम बिजनेसमैन बन गए, तो तुम अगर मान लो तुम ऐसे आ गए कि भाई आई एम द सुपीरियर, दैट इज नॉट राइट। आईएएस बन गए, आई एम सुपीरियर, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। तो कहने का मतलब क्या है, इस संसार के अंदर ये लाना चाहते हैं थॉट मल्टीकल्चरिज्म का, और ये शादवाद के थ्रू, शब्द भंगी के थ्रू, ये इसके अंदर बताएंगे। तो एवरीथिंग एग्जिस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स ओन सब्सटेंस, स्पेस एंड टाइम एंड फॉर्म। ठीक है, एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर सब्सटेंस, स्पेस, टाइम एंड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रिज्म का एग्जांपल हमने लिया, जो इस तरह से, इस तरफ से देख रहा है प्रिज्म को, ठीक है, वो क्या है, वो अलग पॉइंट बता रहा है उसको, ठीक है, और अलग तरह का सब्सटेंस जो उस तरह से देख रहा है वो अलग बता रहा है, जो पीछे की तरफ से देख रहा है वो अलग बता रहा है। तो हर कोई अपनी लिमिटेड नॉलेज को दे रहा है बच्चों इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन इसके अंदर देखो, अब पढ़ते हैं इसके अंदर वापस से एक बार सारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। जैनिज्म बिलीव इन ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। आप अपने आप भी इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बोलकर पढ़ सकते हैं आप, म्यूट करके ऑब्वियसली। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये सबसे पहली बात है कि ऑब्जेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड हैज इनफाइनाइट क्वालिटी, और इसके पास इनफाइनाइट क्वालिटी है। बट वी आर द ऑर्डिनरी पर्सन लाइक अस कैन ओनली नो सम ऑफ इट्स एस्पेक्ट। कुछ ही एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। देयरफॉर ऑल आवर जजमेंट आर नेसेसरली रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड। ठीक है, हमारे सारे जजमेंट लिमिटेड, कंडीशनल हो जाएंगे। फिर आगे हम पढ़े एब्सोल्यूट अफर्मेशन और एब्सोल्यूट नेगेशन। आप किसी भी चीज को पूर्ण तरह से नकार नहीं सकते और पूरे ही पूर्ण तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑल जजमेंट किसी कंडीशंस पे बेस्ड है। So according to Jain philosophy, one should use sentences considering all space, time, circumstances, etc. और अगर हम इसके लिए यूज करेंगे तो शार्ट टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं,
दिस थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ शादवाद और थ्योरी ऑफ रिलेटिव नॉलेज, ये हम इसके अंदर समझना है। फिर हमने ये एग्जांपल लिया है, Jenna explained Shadwad with the help of analogy of blind men, 6 blind men and an elephant. In this analogy, 6 blind men touch an elephant and give different interpretation. One who touched ears will consider it as a fan. जिसने लेग को टच करा उसको पिलर लगेगा, जिसने एनिमल को टच करा तो उसको लगेगा कोई दीवार आ गई आगे, ठीक है, और सब आपस में लड़ेंगे। बट जो जिसको पूरा एलिफेंट दिखेगा, he will say दैट इनमें से सभी गलत है या फिर सभी सही है, कोई भी एब्सोल्यूट सही नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट गलत नहीं। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रिलेटिविटी की कंसेप्ट है, ठीक है। एवरीथिंग एग्जिस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स ओन सब्सटेंस, स्पेस टाइम एंड फॉर्म, एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर सब्सटेंस, उसके अंदर वो लिमिटेड हो जाएगा, राइट। तो ये हम यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि भाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्लास का एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि दिस टेबल एग्जिस्ट, कि यहाँ पर टेबल रखी हुई है, तो ये क्या होगा, ये हम वी कैन नॉट मीन दैट एब्सोल्युटली और अनकंडीशनली टेबल है। कल को इस टेबल को किसी ने हटा दिया तो गलत हो जाएगा। तो आवर नॉलेज ऑफ दिस टेबल इज नेसेसरली रिलेटिव, रिलेटिव है हमारी नॉलेज इस टेबल के लिए, ठीक है, कि ये है कि नहीं है। टेबल हैज got innumerable characteristics out of which we can know only some। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी characteristic है, इसके अंदर से हम कुछ ही समझ पा रहे हैं। जब हम उसको टेबल भी बोल रहे हैं ना, तो that is also not right for this table। ये टेबल की तौहीन हुई कि यार मेरे अंदर तो बहुत सारी चीजें, तुम मेरे को सिर्फ टेबल बोल रहे हो, ठीक है। टेबल will let's say like that, right। तो टेबल has got innumerable characteristics टेबल के पास है, ठीक है, out of which we can only नो ओनली सम, ठीक है, हम कुछ थोड़ी ही समझ पाएंगे, ओनली सम को हम कुछ को ही हम समझ पाएंगे। द टेबल एग्जिस्ट इन इटसेल्फ एज एन एब्सोल्युटली रियल एंड इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स रियलिटी, ओनली अवर नॉलेज ऑफ इट इज रिलेटिव। हमारी जो नॉलेज है वो क्या है, वो रिलेटिव। टेबल तो एब्सोल्यूट है, हमारी नॉलेज उसकी तरफ रिलेटिव है, और जो हम बोलेंगे वो भी क्या होगा, रिलेटिव नॉलेज होगा, राइट। तो अब क्या होगा, देखो अब ये होगा कि व्हेन वर्ड शाद को फिर उन्होंने कहा, अब शाद जो है ना वो 7 तरीके से यूज हो सकता है, 7 टाइप से यूज हो सकता है। प्रैक्टिकली अगर हमको बोलना होगा तो हम 7 टाइप से हम शाद को यूज कर सकते हैं। और दिस थ्योरी इज नोन एज सप्त भंगी न्याय। न्याय का मतलब सेंटेंस, कि 7 फोल्ड सेंटेंस हो सकते हैं, 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फोल्ड सेंटेंसेस कैन बी देयर। न्याय का मतलब होता है सेंटेंस, सप्त का मतलब 7, भंगी का मतलब हो रहा है फोल्ड, 7 फोल्ड स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए कि जब भी बात करो तो ऐसे बात करो, कि जब भी तुमको कहना है कि किसी का अफर्मेशन शो करना है तो आपको ये सेंटेंस, ये टर्म बोलना पड़ेगा, शाद के आगे आपको अस्थि लगाना पड़ेगा। कभी भी नेगेशन करना है तो शाद नास्ति, ठीक है, अफर्मेशन नहीं, शाद आस्ति नास्ति, शाद अव्यक्तव्य, ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बताओ कि इससे पहले का सब कुछ क्लियर हो गया? प्लीज लेट मी नो। यस सर। यस सर। anybody has any doubt, you can ask me। देखो अभी क्योंकि अपन ने एक स्टेप कंप्लीट करा है, अगर यहीं पे गड़बड़ रहेगी दिमाग के अंदर तो देयर विल बी प्रॉब्लम, राइट। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। सो अपन क्या करते हैं, अभी 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद सप्तभंगी न्याय को आज अपन को खत्म करना है, ठीक है। फिर इसका क्रिटिसिज्म कल पढ़ेंगे, और फिर अपन इसको क्या करेंगे, फिर इसको क्रिटिसिज्म पढ़कर फिर अपन मेटाफिजिक्स के ऊपर जाएंगे, राइट। तो 5 मिनट्स का ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट अगेन, राइट।
Hello everyone, am I audible? Yes sir, it's audible. Okay. Yes, sir. So, अभी तक अपन ये सब पढ़े हैं, अब अपन को सप्तभंगी न्याय पढ़ना है, ठीक है। तो सप्तभंगी न्याय भी नहीं है, शादवाद ये, बट बिफोर दैट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या अभी तक अपन पढ़ रहे हैं। देखो, अब इसको एक फ्लो चार्ट के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमने सबसे पहले करा ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। ऐसे बनाना नहीं है कभी भी आपका एग्जाम के अंदर, बस ये समझो। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म मतलब ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर गई। अब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रही है तो देयर आर इनफाइनाइट क्वालिटी इन द ऑब्जेक्ट्स, इनफाइनाइट क्वालिटी। हम क्या है, हम लिमिटेड बीइंग है। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन परसीव ओनली लिमिटेड क्वालिटीज। सो वट एवर वी डिलीवर द स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट विल बी व्हाट, स्टेटमेंट विल बी कंडीशनल, लिमिटेड। तो हमको स्टेटमेंट बोलते वक्त शाद बोलना चाहिए, बस इतनी सी बात बोलना चाह रहे हैं। हमको स्टेटमेंट बोलते वक्त शाद टर्म का यूज करना चाहिए, शाद टर्म का। और इसी फिलॉसफी को हम बोलते हैं शादवाद। अब शाद टर्म का यूज करेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे। मान लो कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना होगा तो फिर हम शाद करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि वो अफर्मेटिव है। जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए कि मार्कर इज देयर, ठीक है, तो मैं शाद मार्कर ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा, मेरे को ये भी बोलना पड़ेगा कि है। अब इससे ये नहीं पता चल रहा ना मार्कर है कि नहीं है, शाद मार्कर। तो शाद मार्कर अस्ति जब मैं बोल दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से इन्होंने 7 फोल्ड स्टेटमेंट्स बनाए कि ज्यादा से ज्यादा आप इस तरह से बोल सकते हो तो लो तुम्हारा काम इजी कर देते हैं हम, 7 सेंटेंस बना देते हैं, ऐसे इन्होंने बोला। और इन 7 सेंटेंस के बेसिस पे तुम कोई भी बात बोल पाओगे, इजीली बोल पाओगे, राइट। जैसे कि इसके अंदर शब्दभंगी न्याय, तो इसके अंदर क्या है, 7 स्टेटमेंट छोड़ी। तो हम देख रहे हैं शादवाद के बाद फिर आया 7 स्टेटमेंट छोड़ी, दैट इज शब्दभंगी न्याय, ठीक है। अब इसके अंदर ये सेंटेंसेस है, इनको सेंटेंसेस को देख के घबराना मत, ये बहुत इजी है लर्न करने के अंदर, बहुत इजी लर्न हो जाएंगे। शात अस्ति, शात नास्ति। अस्ति का मतलब है, अफर्मेशन। जब आप बोलोगे कि भाई ये चीज है तो दैट इज नोन एज अस्ति। शात नास्ति मतलब ये चीज नहीं है। शात अस्ति नास्ति मतलब है भी और नहीं भी है। अब आप पूछोगे सर है भी और नहीं भी है ये कैसे होता है, ये भी हम बताएंगे आपको, राइट। शात अवक्तव्यम, कि है मतलब है तो सही या फिर नहीं है, ये डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हो आप, कि है नहीं है, डिस्क्राइब नहीं कर पाए, इनडिस्क्राइब। शात, अब ये 4 सेंटेंस हो गए ना, ये 4 सेंटेंस ओरिजिनल सेंटेंस है। शात अस्ति, ये देखो, शात अस्ति, शात नास्ति, शात अस्ति नास्ति, शात अव्यक्तव्यम, ये 4 सेंटेंसेस है। दिस सेंटेंसेस आर व्हाट, दिस सेंटेंसेस आर द ओरिजिनल सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंस बनेंगे 5, 6 और 7 सेंटेंस, ये क्या है, इनकी कॉम्बिनेशन से बनेंगे। शात अस्ति अवक्तव्यम, मतलब फर्स्ट प्लस अगर अपन 4 करेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। फिर शात नस्ति अवक्तव्यम, ये फर्स्ट प्लस अगर अपन सेकंड प्लस 4 करेंगे तो शात नस्ति अवक्तव्यम। शात अस्ति नस्ति अवक्तव्यम, तो ये क्या होगा कि थर्ड प्लस 4 को जब करेंगे हम, तो ये सब कॉम्बिनेशन है। सिर्फ फोर्थ सेंटेंस के इसके अंदर सब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को अपन को मिला देना है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, 7 सेंटेंसेस है। पहला है शात अस्ति, दूसरा है शात नास्ति, अभी हम इसको अलग अलग भी पढ़ेंगे क्या है। तीसरा है शात अस्ति नास्ति, ठीक है। चौथा है शात अवक्तव्यम। पांचवा है शात अस्ति, ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और पांचवा जो सेंटेंस होगा दैट इज 1 + 4, शात अस्ति अवक्तव्यम, ठीक है। छठा जो सेंटेंस होगा दैट इज व्हाट, 2 + 4, शात नास्ति अवक्तव्यम। सेवेंथ जो सेंटेंस होगा दैट इज व्हाट, दैट इज शात अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, शात अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। ये इसके सेंटेंस होंगे। दिस आर द 7 फोल्ड स्टेटमेंट। ये 7 सेंटेंसेस है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है इसके अंदर। अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। शात अस्ति का मतलब क्या होता है, नास्ति का मतलब। शात अस्ति का मतलब क्या है, रिलेटिवली अ थिंग इज रियल। जब भी आप किसी को अफर्मेटिव सेंटेंस बताना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बना, जिसे मैं बोलूं कि मार्कर इज देयर, तो शात मार्कर इज देयर, ठीक है। यहाँ पे जार का मतलब क्या है, उन्होंने जार ही यूज कर रखा है वर्ड, जो
जैन फिलॉसफी, जैसे घड़ा जो होता है ना, दैट इज नोन एज जार, पॉट जो होता है दैट इज नोन एज जार. So whenever there is affirmation, then shat asti is used. If jar is present, then according to Jain philosophy, sentence will be, कैसा sentence होगा, शात जार अस्ति. ठीक है, शात जार अस्ति, राइट. कोई भी जार अगर प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, शात जार अस्ति, राइट. तो आपको कभी भी आप बोलना हो किसी भी चीज को, तो जैन के हिसाब से कैसे बोलना होगा कि आपको शात जार अस्ति, किसी भी चीज को अफर्मेशन बताना हो, और आपको ये बताना हो कि जार नहीं है तो शात जार नास्ति, बस. Relatively a thing is unreal, मतलब it is used to describe that thing is relatively unreal from point of view of substance, place, time, circumstance. A thing does not exist. देखिए जैसे मैंने से बोला कि मार्कर इज देयर, ठीक है, मेरे रूम में मार्कर है, ठीक है, तो किसी और के रूम में तो नहीं है वो मार्कर, तो मार्कर वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना. तो इसलिए मुझे जब बोलना होगा तो मेरे को बोलना पड़ेगा, अगर इनको बोलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर मार्कर नहीं है. मान लो एक रूम है जिसके अंदर मार्कर नहीं है, इसके अंदर एक पर्सन है, तो वो बोले कि भाई मार्कर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, मार्कर नहीं है बोलना तो गलत हो जाएगा. और जैन फिलॉसफी बोलती है कि भाई स्टेटमेंट इज इक्वल टू नॉलेज, मतलब नॉलेज तुम्हारी गलत हो गई, तो तुम ऐसे बोलोगे शात मार्कर नास्ति, नास्ति. इसका मतलब यहाँ पे मार्कर नहीं है, तो हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि मार्कर है ही नहीं दुनिया में, हम ये बता रहे हैं कि मार्कर हो सकता है कहीं और, पर यहाँ पर तो नहीं है. इस कंडीशन, प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांसेस के अंदर मार्कर तो नहीं है, ये हम इसके अंदर बता रहे हैं. ये क्लियर है सबको? शात नास्ति का मतलब क्या है और शात अस्ति का मतलब क्या है? जब हम ये बोल रहे हैं कि मार्कर है, तभी भी हम क्लेम नहीं कर रहे कि मार्कर है ही, हर जगह मार्कर है, ये नहीं बोल रहे. इस चीज को बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो तुम ये बोलो कि बस जब 10 बज रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम जैन फिलॉसफी पढ़ रहे थे, जब कोई बच्चा रो रहा था सामने, तब जाकर ये मार्कर था. या फिर तुम ऐसे बोल दो शात मार्कर अस्ति, खत्म का. जब मार्कर नहीं है तो तुम ऐसे बोलना पड़ेगा तुमको कि भाई इस टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस, कंडीशन पे मार्कर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, शात मार्कर नास्ति. ये आपका मतलब टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस उसके अंदर आ गया. मतलब आपको क्या बोलना है, जैन फिलॉसफी क्या चाहती है कि अपने आप को रिलेटिव मानो भाई, अपने आप को एब्सोल्यूट मत मानो. एब्सोल्यूट मानोगे तो चार्वाक बन जाओगे, ठीक है. चार्वाक अपने आप को एब्सोल्यूट मानता था कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, और मैं सबको रिफ्यूट करूंगा, और ऐसे करके फिर पार्शियल थॉट निकल कर आएगा. तो जैन फिलॉसफी बोलेगी कि रिलेटिव नॉलेज के ऊपर बिलीव करो तो कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़े नहीं होंगे. ऐसा नहीं था कि जैन फिलॉसफी को एब्सोल्यूट नॉलेज के बारे में पता नहीं था, बट वो ये पता था उनको कि ये जो लोग है ना वो रिलेटिव है, तो ये जो लोग है वो लिमिटेड है, तो ये एब्सोल्यूट नॉलेज को वैसे भी नहीं समझ पाएंगे. तो ये क्या है, इनके पास एब्सोल्यूट नॉलेज आ ही नहीं सकती, बिकॉज दे आर लिमिटेड बाय देयर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है. दे आर लिमिटेड बीइंग, दे हैव लिमिटेड नॉलेज, ठीक है. तो ये हो गया शात नास्ति. फिर तीसरा होता है शात अस्ति नास्ति. ये क्या है, शात अस्ति नास्ति का मतलब क्या है कि रिलेटिवली ए थिंग इज रियल एंड अनरियल साइमल्टेनियसली. A jar exists as its own substance, its own place and time circum, but it does not exist as in another substance, space, place, time and circumstances. ठीक है. जार के अंदर आप, जार के अंदर ये बोल रहे हैं जार अपने हिसाब से तो ये क्या है, कंप्लीट है, पर दूसरी सब्सटेंस के हिसाब से दिस इज नॉट कंप्लीट, ठीक है. तो जार है भी और नहीं भी है, ये अपन इसके अंदर बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट इन अनदर सब्सटेंस, अनदर स्पेस एंड अनदर टाइम. तो इसके अंदर अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको जार दिख रहा है, ठीक है, पर अनदर स्पेस, अनदर टाइम के अंदर ये और अनदर सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में जार नहीं है, तो इसके अंदर अस्ति और नस्ति है भी और नहीं भी है. जार यहाँ पर है और वहां पर नहीं है, तो क्या है, अस्ति भी है, अस्ति भी बोल सकते हैं, अस्ति नस्ति भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, कि जार है भी और नहीं भी है. भाई मेरे घर में जार रखा है तो मैं तो बोलूंगा शात अस्ति, ठीक है, पर आपके घर में जार नहीं है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ शात अस्ति नस्ति, शात है भी और नहीं भी है. यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं. तो दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में जब हम बोलेंगे तो जार नहीं है, ठीक है. जैसे मार्कर के रेस्पेक्ट में जार इज नॉट देयर, ठीक है, तो वैसे तो जार है पर मार्कर के रेस्पेक्ट में जार नहीं है, तो रिलेटिव बना रहे हैं, रिलेटिव को भी रिलेटिव बना रहे हैं. इसके लिए बोलेंगे शात अस्ति और नस्ति. अब फोर्थ सेंटेंस आता है शात अवक्तव्यम, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते. जैसे कि मान लो कि आपने जैसे क्ले से घड़ा बनाया, ठीक है, कच्ची मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, ठीक है, जार बना दिया. अब जार जब बनाया तब भी बिल्कुल रेड कलर का था,
फिर आपने क्या करा, इसको आग में तपाया, इस घड़े को आग में तपाया जिसकी इसकी स्ट्रेंथ बन जाए। जब आग में तपाया ना तो ये थोड़ा ब्लैक कलर का हो गया। तो अब और तीसरा केस ये है कि फिर ब्लैक कलर के ऊपर तुमने येलो कलर का पेंट कर दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ पॉट, तो क्या बोलोगे? रेड बोलोगे या फिर ब्लैक बोलोगे फिर येलो बोलोगे? नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि रेड है, ब्लैक है, येलो है, क्योंकि भाई पहले तो रेड था, फिर ब्लैक है, फिर येलो है। जैसे कि मान लीजिए आप गए किसी मैंगो ट्री को आपने देखा, मैंगो ट्री के ऊपर रॉ मैंगो लटका हुआ था, कच्चा आम जो होता है ना, कैरी इसको बोलते हैं, रॉ मैंगो था। अब वो था ग्रीन कलर का, बिल्कुल ग्रीन कलर का, तो आप बोल दिए मैंगो इज ग्रीन। आप एक महीने बाद आए, ये तो वापस पीला हो गया, मैंगो येलो बन गया। तो आप बोलोगे भाई मैंगो का असली कलर क्या था, ग्रीन होगा कि येलो होगा? यू कैन नॉट डिफाइन ना कि मैंगो को तुम ग्रीन बोलोगे या फिर येलो बोलोगे। तो अगर तुमसे ऐसे बोला जाए कि मैंगो कौन से कलर का है, तो तुम बोलोगे यार या तो ग्रीन कलर का बोले या फिर येलो कलर का बोले, क्या बोले, इसको तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, अवक्तव्य हो गया। कुछ चीज ऐसी होती है जो हम संसार के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, उनके लिए आपको अवक्तव्य चीज यूज करनी है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? एनीबॉडी इज एनी डाउट? कोई डाउट आया अभी तक? नो सर। हेलो सर, कैन वी यूज द एग्जांपल ऑफ पहले मुर्गी आई या अंडा आया हियर अवक्तम के अंदर? नहीं, उसको तो उसमें तो कंसेप्ट है, वो चीज तो अपन कॉजेशन थ्योरी के अंदर करेंगे कि मुर्गी का कॉज क्या है, अंडा है कि, या फिर अंडे का कॉज क्या है, मुर्गी है। वो अपन कॉजेशन थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मुर्गी जो होगा, ठीक है, उसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं या फिर अंडे के ऊपर बात कर सकते हैं। इन दोनों को रिलेट करेंगे ना अपन कॉजेशन थ्योरी में, ये कॉज होगा ये इफेक्ट होगा, इस तरह से कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। समझ रहे कि अंडा इफेक्ट है या फिर मुर्गी कॉज है, वो सब चीजें अपन समझेंगे। फिर उसका भी सॉल्यूशन है फिलोसफी के अंदर, नॉट वरी अबाउट दैट। ये जो कंसेप्ट है ना मुर्गी और अंडे का, इसका कंसेप्ट का सॉल्यूशन इज देयर इन द फिलोसफी। ठीक है, सांख्य फिलोसफी के अंदर ये समझ गए सीमा? यस सर। ठीक है, एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क मी, एनीबॉडी? तो देखो, अ जार इज रेड व्हेन इट इज रॉ बट इट बिकम्स ब्लैक व्हेन इट इज बेक्ड। But if someone asks us about the real color of jar under all circumstances, conditions, or under all conditions, we cannot describe it. हम किसी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसी तरह से हम मैंगो का रॉ मैंगो अगर हम देखें तो वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, बट जब वो येलो हो जाता है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, राइट? तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज शात अवक्तव्यम। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने शात अस्थि पढ़ लिया, शात नास्ति पढ़ लिया, शात अस्थि नास्ति पढ़ लिया, अस्ति नास्ति, और हमने पढ़ लिया स्यात् अवक्तव्यम। ठीक है, और हमने क्या पढ़ लिया, और हम अब देखेंगे, अब जो बाकी के सेंटेंस होंगे वो सात अस्ति अवक्तव्यम, कोई ऐसी चीज जो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे पर है, ठीक है, जैसे मैंगो। ठीक है, शात नास्ति अवक्तव्यम, शात अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। इसके अंदर फिर आपको लास्ट लाइन ऐसे लिखेगी, द रिमेनिंग थ्री आर कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्थ विद द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फोर्थ विद द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, मतलब अवक्तव्यम को फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ, इस तरह से आपको इसको लिखना होगा। तो ये हो गया आपका सप्तभंगी न्याय। ठीक है, तो देखो वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को ढंग से समझ में आ गया होगा, राइट? तो अगर हम देखें इसके अंदर, तो थ्योरी ऑफ रियलिटी मतलब क्या है कि शादवाद और सप्तभंगी न्याय का अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिया, राइट? तो सप्तभंगी न्याय और थ्योरी ऑफ रियलिटी ये अपन ने इसके अंदर देख लिया जैनिज्म के अंदर। ठीक है, तो आज का क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। कल अपन इसके आगे इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, इसके क्रिटिसिज्म के बाद फिर अपन आगे की कहानी पढ़ेंगे, इसकी मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफिशियल टाइमिंग ऑफ क्लासेस 8 to 10। ठीक है, 8 to 10 ऑफिशियल टाइमिंग है, 8 to 10 AM पर आने की कोशिश करिए। ठीक है, तो एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, एनीबॉडी? चलिए, तो मैं आज इसकी बुकलेट आपको भेज देता हूँ।
और चारवाक के जो भी क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है, ट्राई टू डू दैट क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने लग जाओ और करके मेरे को भेजते जाओ, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सबकी कॉपी चेक कर दी, अविनाश की बच्ची, आई विल डू इट टुडे ओनली, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। और जो भी कमेंट्स है उसको देखो, कमेंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करो, दैट इज अ वेरी वेरी रिक्वायरमेंट, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.